यू आर वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर यूट्यूब चैनल सिविल विद आकाश। मेरा नाम है अभिषेक बोहरी। जैसा कि आप सभी को पता है कि वे सभी स्टूडेंट जो कि 2026 में अपनी यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जाम या फिर अगर किसी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, उनके लिए मैं एवरी संडे 12 बजे से लेकर 2 बजे तक एक करंट अफेयर का सेशन लेकर आता हूं। इसका मेन एजेंडा यह है कि आप अपने करंट अफेयर के सेगमेंट को, चाहे वो कंपाइलेशन के फॉर्म में हो या फिर वो चाहे इंडिविजुअल फॉर्म में हो, आप उसको बड़े ही सिस्टमैटिक मैनर में कवर कर पाए। दैट इज वाई ये सेशन होता है। यहां पर याद रखिएगा, इस सेशन का जो मोड है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही है, यानी कि आप किसी भी मीडियम से, किसी भी मोड से बिलोंग करते हो, किसी प्रकार का कोई भी डिलेमा, किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन आई थिंक यहां पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज लेमन लाइन है, यानी कि आप किसी भी मोड से हो, किसी भी मीडियम से हो, आप इसको समझ पाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो सेशन है ये मैं कंडक्ट तो करा रहा हूं, बट ये कब तक चलेगा इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, यानी कि इस पर एंगेजमेंट लाना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यहां पर टॉप लेवल कंटेंट प्रोवाइड कराना इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता हूं और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। दूसरी बात यह है कि इस पूरी क्लास का जो मोड है ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है, यानी कि यहां पर ऑफलाइन स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं और एज वेल एज ये सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है। दैट इज वाई हो सकता है कि मैं कैमरे से आई कांटेक्ट ना कर पाऊं, क्योंकि जब मैं कैमरे से आई कांटेक्ट करूंगा तो यहां पर मैं जो अदर स्टूडेंट है उनकी फेस रीडिंग नहीं कर पाऊंगा, और मैं ये समझने में थोड़ा सा अक्षम रहूंगा कि एक्चुअली में किसे कितना समझ में आ रहा है। तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि मैं इनसे आई कांटेक्ट करूं। तो आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मेरा जो ध्यान है ये आप पर नहीं है, मेरा पूरा कंसंट्रेशन आप पर भी है और ऑफलाइन स्टूडेंट पर भी है, यानी कि जितने इंपॉर्टेंट एक्चुअली में ये ऑफलाइन बैठे हुए स्टूडेंट हैं उतने ही इंपॉर्टेंट आप भी मेरे लिए हैं। सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले एक बार मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूं कि भाई यदि आपको मुझसे कनेक्ट होना हो तो आप कनेक्ट हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम हैंडल, दैट इज अभिषेक कुमार ज्योग्राफी, इट्स माय ओन टेलीग्राम हैंडल। और यदि आपको ऑर्गेनाइजेशन के टेलीग्राम हैंडल से ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सिविल्स विद आकाश। यहां पर आपको तमाम प्रकार की जो अपडेट्स है ये प्रोवाइड करा दी जाती है, और साथ ही साथ सिविल्स विद आकाश ये वो यूट्यूब चैनल है जहां पर आप ये क्लासेस देख भी रहे हैं। और ये एक्चुअली में जिस ऑर्गेनाइजेशन का यूट्यूब चैनल है इसका नाम है चाणक्य आईएएस एकेडमी चंडीगढ़ ब्रांच, और यहां पर आपके लिए यूपीएससी और एज वेल एज स्टेट पीसीएस के जो बैचेस हैं ये स्टार्ट कर दिए गए हैं, जिनका मोड हिंदी और इंग्लिश दोनों ही है, और साथ में इनका टाइप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही है। तो आपको यदि किसी बैच से ज्वाइन होना है तो बैचेस से ज्वाइन होने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8264199959, ये दिया हुआ कांटेक्ट नंबर। और वे स्टूडेंट जो कि 2026 में अपना यूपीएससी का अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए इसी प्लेटफॉर्म पर फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम भी अवेलेबल है, आप इसका भी लाभ ले सकते हैं। यानी कि यदि आप 2026 में यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम, जैसे कि अप्रैल में हरियाणा पीसीएस का जो एग्जाम है ये कंडक्ट होने वाला है, यदि आप इसको अटेंड करते हैं, अटेंड करना ठीक है, यदि आप इसमें यदि आप इसको अटेंड करते हैं तो याद रखें कि इसके लिए भी यहां पर फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, यानी कि आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा पे करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इसमें कॉल करें, हमारी जो काउंसलिंग टीम है, हमारी जो मेंटरशिप टीम है ये आपको गाइड कर देगी। जस्ट अ सेकेंड, मैं एक सेकेंड में इसको कंटिन्यू करूंगा।
मार्कर कहां गया? चलिए देखिएगा, तो ये जो टॉपिक्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंगली मैंने कुछ जमाया है, बट यदि आप देखोगे तो इनके डायमेंशन अलग अलग आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि लाइक यदि मैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर रहा हूं तो इसका यूज आप इंटरनल सिक्योरिटी में भी करते हैं। इसका यूज आप जब इंडिया रशिया रिलेशन पढ़ोगे तो वहां पर भी इसका जिक्र आता है, क्योंकि बेसिकली हमने इसको रशिया से ही बाय किया है। और जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय में भी इसका जो डिस्कशन है ये आपको देखने के लिए मिलेगा। दैट मीन्स इसको कहा जाता है कि ये एक प्रकार का एकात्मक टॉपिक ना होकर बहुआत्मक टॉपिक है, यानी कि बहुआयामी टॉपिक ये आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसकी इंपॉर्टेंस आपको अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग देखने के लिए मिलेगी। बात समझ में आई बात समझ में? अंश जी बताओ, जल्दी बताओ। साइंस एंड टेक में इसके आप उसके बारे में पढ़ते हो कि क्रियान्वयन इसका कैसे होता है, यानी कि ये काम कैसे करता है, ये तमाम प्रकार की चीजें। बात समझे? बड़े आगे तो यहां पर एक बात समझिएगा कि सबसे पहले हम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जान रहे हैं, फिर हम जानेंगे मैन वुमेन इक्वालिटी से संबंधित एक टॉपिक के बारे में जो कि है पैटर्निटी लीव। जैसे मैटरनिटी लीव होती है ना, वैसे पैटर्निटी लीव के बारे में डिस्कशन चल रहा है और बीते हुए बहुत समय से चल रहा है। इसको लेकर कई प्रकार के जो एक प्रकार के प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं, ये कई बार पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुए हैं, बट कभी भी सक्सेस नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल। मैंने पॉलिटी में बताया था कि जो प्राइवेट मेंबर बिल्स होते हैं ये जनरली पास नहीं हो पाते, यानी कि बहुत कम चांसेस हैं कि कोई प्राइवेट मेंबर बिल एक्चुअली में लॉ में चेंज हो जाए, अदरवाइज ये फेल हो जाता है। बात समझे भाई? तो प्राइवेट मेंबर बिल के तहत कई बार पैटर्निटी लीव को इंट्रोड्यूस किया गया, बट ये कभी भी लॉ नहीं बन पाया। बट वेस्टर्न नेशंस में ये लॉ है और इसको लेकर इंडिया में भी ये डिमांड उठ रही है कि भाई हम बार बार मैन वुमेन इक्वालिटी की बात करते हैं, तो जिस प्रकार से मैटरनिटी लीव देते हैं उसी प्रकार से पैटर्निटी लीव भी देनी चाहिए। तीसरी बात ये आती है कि एक उड़ान स्कीम है, उसके बारे में हम बातचीत कर लेंगे। कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक ये है नहीं, बस केस स्टडी का ये टॉपिक है। दैट इज वाई एज अ केस स्टडी हम इसको पढ़ेंगे। और फिर आता है एक CAPF बिल जो कि 2025 से इवन मिड ऑफ द 2025 से चर्चा में है। फिर अक्टूबर 2025 में भी इस पर डिस्कशन हुआ और प्रेजेंट टाइम में मैंने इसको इसलिए उठाया क्योंकि अक्टूबर का करंट अफेयर तो मैं कवर करा रहा हूं, पर प्रेजेंट में भी यदि आप देखोगे तो 4 दिन पहले इसके बारे में डिस्कशन हुआ है। ठीक है, यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जाम एज वेल एज मेंस एग्जाम दोनों के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। बात समझिए? तो इसका जो क्रम है ये ऐसा रहेगा और इन चारों को हम समझना चालू करते हैं। इसका जो ड्यूरेशन है ये 1-1.5 घंटे होने वाला है, जो आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिएगा चर्चा नहीं हुई इस पर। हाँ, आपका ट्रांसलेटर नहीं आया आज, चर्चा नहीं हुई। हाँ तो अभी तक इसका फाइनल फॉर्म नहीं आया, भी लागू होगा कि नहीं होगा। हाँ, वही तो मैंने बोला ना कि जब भी आया प्राइवेट मेंबर बिल के तहत आया, इसलिए इसको एक्सेप्टेंसी मिली नहीं, यही बोला ना, वही तो बोला हूं मैंने महाराज। सर मैं रिकॉर्ड कर रहा था कि वही है। आप बैठे कैसे हो? हटा नहीं, पूरी पोजीशन की देखो, पोजीशन देखो। हाँ, विष्णु भगवान है, एक काम वो लेट जाओ आप। ठीक, ये अपने आप को कंट्रोल करके रखती हैं, देखो, नहीं तो ये फैल जाए ऐसे, तो लेट जाए। वो अंजलि जी नाम लिया हूं मैंने और कुछ नहीं बोला। ठीक, इसको आप एहसान में नाम लिया, नहीं तो समझ तो गए क्या। चलो ठीक है। हाँ, आप आओ मेरे पास, बड़े आगे आरू जी। ठीक, सुनिएगा। तो बेसिकली जब आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा हुआ तो इंडियन ज्योग्राफी में मैं तो ये पढ़ाता हूं, बाकी का पता नहीं, यदि नहीं पढ़ा है तो इसको एड ऑन कर लेना कि इंडियन ज्योग्राफी में एक चैप्टर होता है बाय द नेम ऑफ हिमालय। और हिमालय जब आप पढ़ते हो तो यहां पर आप पढ़ते हो इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय के बारे में। इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय के बारे में जब डिस्कशन होता है तो वहां पर एक डिस्कशन आता है कि सर इसका सामरिक महत्व का दृष्टिकोण क्या है, जैसा कि हमको
डिंपल जी ने बताया कि भाई इसका सामरिक महत्व का दृष्टिकोण क्या है। इसमें हम देखते हैं कि भाई किस प्रकार से तो जो हिमालय है यह हमारी वॉर की कंडीशन में रक्षा करता है, यानी कि हिमालय, ठीक है, वॉर की सिचुएशन में यह हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है। ऐसा नहीं है कि बस ओनली वॉर की कंडीशन में ना, मल्टीपल डायमेंशन है, ये मल्टीपल इंपॉर्टेंस आपको पता है कि भाई यदि आप वेदरिंग फिनोमेना के तहत देखेंगे तो उसमें भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि मौसमी गतिविधियों के तहत ना, जिसमें भारत में शीत मरुस्थल और साथ में गर्म मरुस्थल ना बनने की जो प्रोसेस है ये हिमालय के कारण ही पॉसिबल हो सकती है। साथ में जो बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता की आप बात करते हो उसके लिए भी, साथ में भारत में ऐसा एनवायरमेंट आपको देखने के लिए मिलता है, ये इस एनवायरमेंट के लिए भी जो हिमालय है ये रिस्पॉन्सिबल है। यदि आप देखोगे तो जितने भी हिली एरिया है लाइक हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, ये यहां पर एक अलग प्रकार का जो ह्यूमन सेटलमेंट है इसके लिए भी हिमालय ही रिस्पॉन्सिबल है। ये यहां पर यदि आप देखें तो कई प्रकार की जो फ्रेश वाटर रिवर्स हैं यानी कि वर्षवाहिनी नदियां हैं उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। पूरे नॉर्थ इंडियन प्लेन को यदि पानी देने की बात कही जाए तो इसके लिए भी हिमालय इंपॉर्टेंस है। भारत की जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है इसको कृषि आधारित बनाए रखने के लिए भी हिमालय की इंपॉर्टेंस है। दैट मींस कहने का अभिप्राय ये कि हिमालय का इंपॉर्टेंस मल्टी डायमेंशन है, केवल एक दो नहीं है। आप जितने निकालते जाओगे उतने निकलते जाएंगे। बात समझिए, ये मैंने पूरा पढ़ाया है, उसमें से एक इंपॉर्टेंस को निकालना और ये है सामरिक महत्व का दृष्टिकोण कि भाई इसका सामरिक यानी कि इसका जो डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस है ये क्या है। अब यदि डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस या फिर सामरिक महत्व के दृष्टिकोण पर हम जाते हैं तो इसके लिए हिमालय की लोकेशन, वो स्टूडेंट जिनको नहीं पता है वो याद रखना कि आप जरा इस हिमालय के लोकेशन को देख लो पहले, है ना, यानी कि 2 स्टूडेंट हैं यहां पर जिनको नहीं पता है और बाकी जो ऑनलाइन बैठे होंगे उनके लिए। तो यहां पर देखो कि ये है एक्चुअली में हिमालय, ठीक है, दीज आर लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला रीजन एंड देयर आर क्या है अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन। अब यदि आप देखोगे तो यह है नेपाल, यह है भूटान, यहां पर आता है चाइना, यहां पर आपको दिखाई देगा पाकिस्तान और यहां पर आपको दिखाई देता है LAC। ये वाला जो पोर्शन नजर आ रहा है ना इसको नाम दिया जाता है LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला रीजन। यह है अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन जो कि मैंने अभी मेंशन किया है। बात समझना कि प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम यह होती है कि यहां वाला जो एरिया है यहां से हिमालय ज्यादा हाइटेड आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ईस्टर्न पार्ट में या फिर यूं कहा जाए कि पूर्वी भाग में जो हिमालय की हाइट है ये इन कंपैरेटिवली वेस्टर्न पार्ट थोड़ी सी ज्यादा है। यहां की हाइट ज्यादा है और यहां की जो हाइट है ये कंपैरेटिवली क्या है, कम, ठीक है, हाइट कम। और दूसरी बात क्या है, यदि जब आप इस हिमालय के आगे जाओगे तो यहां पर ये वाला जो लोकेशन है यहां पर एक मैदानी क्षेत्र है नहीं, पर मैदानी क्षेत्र जैसा ये प्रतीत होता है, मैदानी क्षेत्र है नहीं पर मैदानी क्षेत्र है नहीं। क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैदान की डेफिनेशन ही अलग होती है, प्लेन की डेफिनेशन ही अलग होती है। तो मैदानी क्षेत्र जैसा ये प्रतीत होता है, मतलब कि यहां पर यदि 2 सेनाएं आए आपस में आमने सामने तो ये वॉर लड़ सकती हैं। बात समझिए, यदि आप पूर्वी भाग में जाओगे तो पूर्वी भाग में हिमालय ज्यादा हाइटेड है, ठीक है, और हाइटेड होने के कारण यहां पर कोई ऐसी मैदानी कंडीशन नहीं है, ठीक है, जहां पर 2 सेनाएं आए और लड़े। और यदि ये कंडीशन है तो ये हिमालय के नीचे है, मतलब कि ये अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन, ठीक है, और उसके नीचे आ जाओगे आसाम वाला, और ये टेरिटोरियल भाग है किसका, भारत का। ये किसका अधिकार क्षेत्र का है, भारत के अधिकार क्षेत्र का, ये भी भारत के अधिकार क्षेत्र का है। बट यहां पर याद रखना कि ये चाइना ज्यादा पावरफुल होता है, यहां पर चाइना थोड़ा सा वीक होता है। चाइना के साथ वॉर यदि हो रहा है तो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि हमारा जो वॉर है ये ईस्टर्न पार्ट से हो, यानी कि पूर्वी भाग से हो, कि भाई मैं आऊं और पूर्वी भाग से मैं इंडिया के साथ वॉर डिक्लेयर कर दूं और मैं जीत जाऊं। वो जीत ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां का हिमालय बहुत बड़ा है और बहुत ऊंचा है और साथ में यहां से हिमालय को पार करना बहुत ही ज्यादा टफ है। बात समझिए, इससे ये पता चलता है कि वॉर केवल और केवल हथियारों के बेसिस पे नहीं लड़ी जाती, या फिर वॉर यदि जीतना है तो बस ये नहीं है कि भाई आपके पास बहुत सारे हथियार हो, बहुत सारे सैनिक हो और आप वॉर जीत जाएंगे। ये आपने भारतीय इतिहास में कई ऐसे इंसिडेंट भी देखे होंगे जहां पर थोड़ी सी सेना ने लाखों की सेना को हरा दिया। क्यों? क्योंकि इनकी ज्योग्राफी अच्छी थी, इनकी स्ट्रेटजी अच्छी थी, इनके डिप्लोमेट्स अच्छे थे। तो याद रखना कि वॉर में कई प्रकार के जो फैक्टर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि भाई आपकी ज्योग्राफिकल रीजन क्या है, ये आप कैसे वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं और वॉर में कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये इसी का प्रत्यक्ष और जीता जागता एग्जाम्पल ग्रेट वॉर ऑफ चाइना,
ये इसी का प्रत्यक्ष जीता जाता एग्जाम्पल, यदि आप राजस्थान में जाओगे तो कई प्रकार के किले जो कि पहाड़ों में बने हुए हैं, इसी का प्रत्यक्ष जीता जाता एग्जाम्पल कि हिमाचल में किसी भी शासक ने रूल नहीं कर पाया। वहां की ज्योग्राफी इसका सबसे बड़ा जो रीजन है ये बताई जाती है। वही हिमाचल की ज्योग्राफी ऐसी है, आप शिमला घूमने के लिए चले जाओ तो शिमला के जो लोकल रास्ते हैं वहां का लोकलाइट ही बता पाएगा। क्यों? क्योंकि इतने घुमावदार रास्ते हैं। मैं गलत तो नहीं बोल रहा? तो ये क्या होता है, यानी कि ज्योग्राफी डिफाइन करती है कि एक्चुअली में आप वॉर में पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, वॉर में आपका जो रिएक्शन है ये कैसा होगा, और वॉर में आपकी जो डिसीजन मेकिंग है ये कैसी होगी, और वॉर का रिजल्ट क्या होगा। ज्योग्राफी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बात समझ में आई? तो जब आप ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट का कंपैरिजन करते हैं, स्पीड ज्यादा तो नहीं है, ठीक, जब आप ईस्टर्न पार्ट यानी कि पूरी भाग और पश्चिमी भाग का कंपैरिजन करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हिमालय ज्यादा बड़ा है और हिमालय के नीचे से अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया चालू हो रहा है, और यह है नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट। यानी कि यदि मान लीजिए चाइना आए और बोले कि भाई मैं पूरी भाग से वॉर डिक्लेयर कर रहा हूं, तो इसके लिए तो चाइना को पहले हिमालय क्रॉस करना होगा। क्यों? क्योंकि हमको थोड़े ना युद्ध करना है, आपको करना है, आप आओ, ठीक है। तो चाइना हिमालय पार करके यहां पर आएगा, और ये तो हमारा एरिया है ना, ठीक है, ये तो हमारा घर है, और हमारे ही एरिया में आकर कोई हमको हराकर चले जाए, ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो क्योंकि हमको तो पता है ना कि भाई नॉर्थ ईस्ट की ज्योग्राफी कैसी है, नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या प्रो और कॉन्स हैं, इनको तो हम जानते हैं, इनको कैसे मेंटेन करना है ये भी हम जानते हैं। बट यहां पर जो कंडीशन हम फेस कर रहे हैं, यानी कि चाइना फेस कर रहा है कि भाई यहां से हम इंडिया से नहीं जीत सकते। याद रखो, यही इंडिया फेस करता है कहां से? एलएसी से। यदि चाइना के साथ एलएसी यानी कि लद्दाख से यदि वॉर डिक्लेयर हुआ, और लद्दाख से यदि वॉर हुआ, तो इंडिया नहीं जीत सकता। क्योंकि नो डाउट कि चाइना इंडिया से ज्यादा पावरफुल है। जो वहां का डिफेंस बजट है यह हमारे कुल जीडीपी के आसपास नियरली आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। यानी कि जैसे इंडिया पाकिस्तान का आप कंपैरिजन करो, तो पाकिस्तान पर आप बोलते हो ना कि पाकिस्तान के साथ क्या युद्ध करना, 2 दिन में हम हरा देंगे। बात समझ में आई? तो इसी यानी 2 दिन में हरा तो नहीं पाएंगे, पर हां एक तरफा मुकाबला आपको देखने के लिए मिलेगा। यदि पाकिस्तान परमाणु हथियार चला भी देता है तो भी एक तरफा मुकाबला हुआ। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा हमारे पास है, और इन कंपैरेटिवली उसका जो डेमोग्राफिक डिवीजन है, जो उसका ज्योग्राफिक डिवीजन है, ये हमसे बहुत ज्यादा कम है। बात समझ में आ रही है? तो इसी प्रकार से जैसे इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन में पाकिस्तान की कंडीशन होती है, इसी प्रकार से इंडिया और चाइना के कंपैरिजन में चाइना की पाकिस्तान जैसी कंडीशन तो नहीं होती, बट हां चाइना से लगभग आधा निकल के आता है इंडिया। बात समझिए? यानी कि नो डाउट कि इंडिया चाइना से वीक है, और इसीलिए कहा जाता है कि यदि इंडिया और चाइना का वॉर हुआ तो यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि इंडिया जीत जाए। इंडिया पर बहुत गहरा इफेक्ट पड़ेगा। बात समझिए? तो इसीलिए याद रखिएगा कि एक्चुअली में 2020 उससे भी पहले यदि आप देखोगे तो चाइना के साथ मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट हुए, ये एक साइड था। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय है ना, यानी कि चाइना हमसे वॉर नहीं लड़ पाता है बिकॉज ऑफ हिमालय। यदि हिमालय नहीं होता तो याद रखना कि अभी तक ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, इसको ले चुका होता चाइना, ये अभी तक हम खो चुके होते। ठीक, जैसे एलएसी को हम बोलते जरूर हैं कि ये हमारा पार्ट है, पर अभी वो जो मुद्दा है, और हमारा पार्ट है भी नो डाउट, पर अभी ये जो मुद्दा है ये अटका हुआ है, यानी कि ये सॉल्व नहीं हुआ है। और जो चाइना है ये आज भी अपने मैप में जो एलएसी है उसको शो करता है। बात समझे? जाकर सर्च कर लेना, विकिपीडिया में इसका मैप आपको मिलेगा, और उस विकिपीडिया के मैप पर जब आप देखेंगे तो चाइना एलएसी वाले पोर्शन को अपने मैप में दर्शाता है कि भाई एलएसी इज अ पार्ट ऑफ चाइना, जैसे पाकिस्तान एलओसी को दर्शाता है। बात समझिए? तो यहां पर याद रखना कि ये हिमालय का महत्व है। अब हुआ ये कि चाइना के साथ मल्टीपल डिस्प्यूट होते रहते हैं। चाइना को ये बात पता है कि भाई मैं जो लैंड एरिया है इससे वॉर डिक्लेयर कर नहीं सकता, इससे वॉर मैं जीत नहीं पाऊंगा। ठीक है, दूसरी बात ये आती है कि यदि मैं एलएसी से लड़ा, ठीक है, तो एलएसी में मैं कब तक सर्वाइव कर पाऊंगा, और साथ में यहां पर किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं कि मैं अपनी सेना तक जो सामान है वो पहुंचा पाऊं, जो आर्मी आर्टरीज हैं उनकी पहुंच बना पाऊं, यानी कि अस्त्र शस्त्र है उनकी पहुंच मैं यहां पर बना पाऊं। क्यों? क्योंकि ये तिब्बतियन प्लेट्यू वाला एरिया है, और चाइना प्रोक्लेम करता है कि भाई एलएसी इज अ पार्ट ऑफ तिब्बतियन प्लेट्यू। ठीक है, 5 फिंगर्स रूल के तहत। पता है ना 5 फिंगर्स रूल? पता है? नहीं अंशी जी, मना नहीं करना। 5 फिंगर रूल, 5 फिंगर रूल, ये 5 फिंगर है, ऐसे रखूंगा, ऐसे दबा दूंगा। बताओ जल्दी 5 फिंगर रूल क्या है? वेरी गुड।
बताओ। 5 जगह जो चाइना कंट्रोल, हाँ 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 कुछ नाम पता है? हाँ, तो बताओ ना, नाम बताओ। जैसे कि तिब्बत को चाहता था, उसने तिब्बत को कब्जा कर लिया। अभी अरुणाचल पे भी है, ऐसे भी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शानदार। सुनिएगा, 5 फिंगर रूल ये कहता है कि यदि चाइना को इस पोर्शन में कंट्रोल करना है, यानी कि यदि चाइना को कुल मिलाकर अपनी जो डिप्लोमेसी है इसको सक्सेसफुल करना है, तो 5 फिंगर रूल ये है। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? नॉर्थ ईस्ट, ठीक, इसमें आता है सिक्किम, डोकलाम, ठीक, इसमें क्या आता है? जो उत्तराखंड वाला एरिया है, लिपुलेख, ठीक है, हाँ हाँ वही, ठीक, इसमें आता है LAC वाला, लद्दाख वाला एरिया, और इसके ऊपर है जंजियांग, ठीक, इसके ऊपर है जंजियांग जो कि यूगर मुस्लिम का क्षेत्र है, ठीक है, और इसकी पाम है कौन? तिब्बत का पठार। इसकी पाम है कौन? तिब्बत का पठार। ये बंद होता है तो ये क्या है? कंट्रोल। यानी कि यदि इन 5 एरिया पर ये कब्जा कर लेता है तो ये पाम पर कब्जा कर लेगा, यानी कि तिब्बतियन प्लेट्यू को ये कंट्रोल कर लेगा। तिब्बतियन प्लेट्यू पर कंट्रोल करना इसलिए टफ है क्योंकि यहां की जो ज्योग्राफी है, यहां की जो क्लाइमेटोलॉजी है, बहुत ज्यादा टफ है। यदि आपको मालूम हो तो तिब्बत का पठार बेसिकली एक शीत मरुस्थल की कैटेगरी में आता है, कोल्ड डेजर्ट की कैटेगरी में आता है। ये तो इस रूल को याद रखिएगा कि यहां पर इंफ्रा नहीं है, यहां पर किसी प्रकार से रोड एंड रेलवेज नहीं है, तो यहां पर जो आवागमन है ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, जो ट्रांसपोर्टेशन है ये टफ हो जाता है। और इसीलिए यदि चाइना LAC पर रुका हुआ है तो एक कारण ये हो गया, यहां से युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि कर ही नहीं पाएगा वो, बात समझिए। तो इसके लिए चाइना क्या करता है, यानी कि भाई वो जानता है कि मैं लैंड एरिया से तो लड़ नहीं सकता कि मैं जाऊं और लैंड एरिया पर खड़े होकर वॉर डिक्लेयर कर दूं। जब ही तो डोकलाम डिस्प्यूट में रुका रहा था ना वो, कि भाई रोक के रखे थे उसको, रुका रहा था। नहीं तो बताइए कि चाइना युद्ध करने के लिए आया और 51 दिन तक वेट करता रहा, 51 डेज थे आई थिंक, उतने दिन तक वो रुका रहा। क्यों रुका रहा? लड़ लेता ना वॉर। क्यों? क्योंकि नहीं लड़ सकता, वो जानता था कि ये ज्योग्राफिकल कंडीशन अच्छी नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर याद रखो कि एक्चुअली में इसलिए चाइना क्या करेगा, जब भी वॉर की कंडीशन हुई तो मिसाइल्स, यानी कि जो मिसाइल अटैक होते हैं, ड्रोन अटैक होते हैं, ये वाले रास्ते अपनाएगा। और इसका डर भारत को पहले से था। और इसीलिए यदि आप देखोगे तो भारत 70s 80s से इसमें लगा हुआ था कि भाई किस प्रकार से हम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, अब उस समय तो थे नहीं, तो बेसिकली एयर डिफेंस सिस्टम हम कैसे बनाएं। एयर डिफेंस सिस्टम मतलब कि जो कि हम हिमालय रीजन में डिप्लॉय करें। हिमालय रीजन मतलब कि यहां पर हम डिप्लॉय करें, और यदि कल को चाइना यहां से अटैक करता है भारत के किसी भी टेरिटोरियल एरिया पर, तो हिमालय में लगा हुआ ये जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, सबसे पहले समझ लेना कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं है कि भाई कोई फटाका हो जो कि ऐसे अचानक से जाएगा और पूरा पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मतलब कि ये आर्मी का एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें क्या क्या शामिल होता है, तो बेसिकली यदि आप देखोगे तो ये कुछ इस प्रकार का देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। S-400 ये देखो इस प्रकार का दिखता है, ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो एंटीना, अरे आ रहा हो यार, हाँ ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो रडार है, ये ठीक है। यदि मान लीजिए ये पूरा डिटेक्ट कर रहा है किसको, भारत का जो टेरिटोरियल एरिया है इसको, यदि इसको लगता है कि भाई इस टेरिटोरियल एरिया में इसमें डेटा फीड है कि भाई कौन कौन से आपको मिसाइल को डिटेक्ट करना है, कौन सी मिसाइल को डिटेक्ट नहीं करना है। जैसे कि हर मिसाइल में एक यूनिक कोड होता है, उस यूनिक कोड को ये पढ़ता है और उस यूनिक कोड के हिसाब से ये पहचान करता है कि ये इंडिया का है, ये जो भी प्रोडक्ट उड़ रहा है, जो भी यहां पर हो रहा है। ये जैसे कोई प्लेन है और ये प्लेन यदि मान लो भारत की सीमा के आसपास के एरिया में उड़ रहा है, ठीक है, तो ये डिटेक्ट करेगा उसको कि भाई ये भारत का प्लेन है या फिर बाहर का प्लेन है। इसके लिए एक यूनिक आइडेंटिटी कोड होता है सभी का, ठीक है, ये उसको रीड करेगा। रीड अब ये लगा हुआ है कहां पर, ये लगा हुआ है सीमा पर, और ये रखे हुए हैं सीमा से बहुत दूर। ये जो डिफेंस सिस्टम है ये सीमा से बहुत दूर रखे हुए हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए रडार सिस्टम को ये लगता है कि भाई ये जो हवाई जहाज, ये जो ड्रोन या फिर ये जो मिसाइल है ये भारत की नहीं है,
ठीक है, तो फिर ये पता लगाएगा कि ये भारत की नहीं है तो कहां की है, ठीक है, और कहां की है तो कहां जा रही है। यदि इसको लगता है कि ये किसी दुश्मन देश की है और भारत के लिए खतरा हो सकता है, तो ये इंडिकेशन भेजेगा किसको, ये जो कम से कम 150-200 किलोमीटर दूर ये डिफेंस सिस्टम रखा हुआ है उसको, ये इसको डिटेक्ट करेगा और बोलेगा कि भाई साहब कोई ऐसी चीज आ रही है जिसका डेटा मेरे पास नहीं है, यानी कि आप चेक कर लो, मैंने तो चेक कर लिया कि ये भारत की नहीं है, यानी कि इसमें जो यूनिक कोड था मैंने उसके तहत ये परख लिया है कि ये भारत की चीज नहीं है, चाहे ये ड्रोन हो, चाहे ये एयरप्लेन हो, चाहे ये मिसाइल हो, चाहे कोई भी हो, तो ये भारत का प्रोडक्ट नहीं है। अब आप देख लो कि ये कहां का है, फिर इसको ये क्रॉस चेक करेगा, ये मिनटों में हो जाता है कुछ, ठीक है, इसको ये क्रॉस चेक करेगा और जब ये क्लियर कर लेगा कि नहीं इट इज नॉट अ इंडियन प्रोडक्ट और इंडिया की जो टेरिटोरियल एरिया है इसको खतरा है, तो फिर ये मिसाइल को क्या करेगा, लॉन्च। अब ये जाएंगे, यानी कि इसमें किसी भी व्यक्ति ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ये डिफेंस सिस्टम है, यानी कि ये वर्क कर रहा है, ये डिप्लॉय कर दिया है हमने, ये लॉन्च होगा और लॉन्च होने पर जिस भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर वो लोकेशन बताई गई होगी वहां पर जाकर ये इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। बात समझे, डिस्ट्रॉय करेगा और सब कुछ खत्म। यानी कि जिस उद्देश्य के साथ ये मिसाइल, जिस उद्देश्य के साथ ये ड्रोन या फिर कोई भी चीज आ रही थी, ये उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसमें एक और चीज आती है कि कल को मान लो यदि परमाणु बम आए तो परमाणु बम को भी ये डिस्ट्रॉय कर सकता है क्या, तो परमाणु बम आया तो वो एक कंडीशन अलग हो जाएगी, यानी कि यदि डिस्ट्रॉय कर भी दिया तो परमाणु बम ऐसा नहीं होता कि भाई मिसाइल जैसा आया है और मिसाइल जैसा आया और जमीन में गिरा और फट गया, नहीं, एक्चुअल में परमाणु बम में रिएक्टर्स होते हैं, ये रिएक्टर्स रिएक्ट करते हैं और यदि मान लो ये मिल गए हैं और रिएक्ट नहीं कर पाए हैं तो परमाणु बम का कोई असर नहीं होगा। बात समझिए, यानी कि यदि परमाणु हमला हुआ भी है तो उसको इस प्रकार से डिस्ट्रॉय करना होगा कि इसके अंदर के जो रिएक्टर्स हैं ये रिएक्ट ना कर पाए, ठीक है। यदि परमाणु बम को आपने डिस्ट्रॉय किया और ये परमाणु बम ऐसे आया और ऐसे गिर गया जमीन में, ठीक है, तो ये जमीन में पड़ा रहेगा, जैसे एक फ्यूज बॉम्ब पड़ा रहता है ना, फ्यूज बॉम्ब, तो ये ऐसे फ्यूज बॉम्ब जानते हो ना क्या होता है, हाँ, मरा हुआ बम, मरा बम बोलते हैं इसको, यानी कुछ काम करे, अरे फुस्सी बम, डेड बॉम्ब, ठीक, रस्सी बम लाते थे जो हम, है ना, वो फुस्सी निकल जाता था, वो वाला फ्यूज बॉम्ब यदि पड़ा हुआ है कहीं पर तो इसको या तो डेड बॉम्ब बोलो या फिर फ्यूज बॉम्ब बोल लो, तो ऐसा फ्यूज नहीं होगा, सेंटेंस तो सुन लो, लाइक अ फ्यूज बॉम्ब बोला ना मैंने फ्यूज बॉम्ब की तरह बोला, यही बोला ना, यही बोला ना, ये तो फ्यूज बॉम्ब की तरह ही हो जाएगा, यानी कि बस ये रखा रहेगा, ये क्यों, क्योंकि उसमें रिएक्टर हुआ नहीं, बट यदि ये आया और इसमें रिएक्ट हो गया तो डिस्ट्रॉय होने के बाद भी ये तबाही मचा सकता है, ठीक है। तो याद रखना कि परमाणु हथियार या फिर परमाणु बम को भी ये डिस्ट्रॉय कर सकता है या नहीं, हो सकता है कर दे, बट डिस्ट्रॉय जब माना जाएगा जब रिएक्टर ना हो, जब रिएक्ट ना हो, रिएक्ट हो गया तो वो परमाणु हथियार अपना असर दिखाएगा ही दिखाएगा। बात समझिए, तो परमाणु हथियार में इसको इंप्लीमेंट मत करना, बस ये आपको याद रखिएगा कि जितने भी प्रकार के मिसाइल्स, ड्रोन्स अटैक होते हैं उनसे बचने के लिए इसका जो यूज है ये किया जाता है। और यदि इसके यूज की हम बात करें तो भारत इसका यूज करता है, चाइना के लिए पहले करता है और फिर सेकेंडरी अब करने लगा है ये पाकिस्तान के लिए। क्यों करने लगा है ये भी सुनो, कि एक्चुअली में ना यदि इस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की आप बात करोगे तो ये लगा हुआ है कहां, पूरे हिमालयन रीजन में, यानी कि कल को यदि चाइना यहां से कोई मिसाइल या ड्रोन अटैक करे भारत के टेरिटोरियल एरिया के लिए तो यहां पर लगे हुए जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये बताएंगे भारत को कि भाई ऐसी ऐसी कोई गतिविधि हो रही है, हमने इसको आंका है, हमने इसका आकलन किया है और यहां से वो उसको हवा में ही नष्ट कर देंगे। अब याद रखो कि ये कब से चर्चा में आया और कब से हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि 2020 में यदि आप देखेंगे तो इंडिया और चाइना के बीच में एक डिस्प्यूट हुआ था और इस डिस्प्यूट के बाद से ये बात, कौन सा डिस्प्यूट हुआ था, तो एक तो मल्टीपल डिस्प्यूट हुए थे, मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, कोविड चल रहा था, कुछ मिल नहीं रहा था डिस्प्यूट के लिए मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट हुए थे। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुए इसके कारण इंडिया ने ये जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है इनको डिप्लॉय करना चालू किया। बात समझिए, यानी कि रशिया ने बनाया और रशिया ने भारत को दिया और भारत ने इनको डिप्लॉय करना चालू किया। फिर यदि आप देखें तो 2023 के आसपास से ये जो इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन है यही बढ़ने लगी और 2025 में तो ये बहुत ज्यादा कंडीशन क्रिएट हो गई। तो अभी याद रखिएगा कि अभी वर्तमान में ये भारत पाकिस्तान सीमा पर भी आपको डिप्लॉय देखने के लिए मिलेंगे। डिप्लॉय मतलब कि ये स्थापित देखने के लिए मिलेंगे। बात समझिए, और
इसी की कहानी आपने सुनी होगी जब मई 2025 में हमारा पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, टेंशन बढ़ी, तो आपने सुना था कि पाकिस्तान ने कई प्रकार के ड्रोन्स अटैक किए थे, कई प्रकार के जो मिसाइल्स हैं ये लॉन्च किए थे, बट उन मिसाइल और उन ड्रोन्स को एक्चुअली में हमने हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, और इसमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का नाम आया था। बात समझी? तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अभी चर्चा में है। अब याद रखना कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सबसे पहले हमने लिया, कहां लगाया? हिमालय में। किसके अगेंस्ट यूज किया? चाइना के अगेंस्ट। बट याद रखना कि अभी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की हम बात करें तो हमारे यहां कुल मिलाकर 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आने थे। कितने? 5 काफी है हमारे लिए, ठीक है? यानी कि भारत का जो टेरिटोरियल एरिया है इंडिया और पाकिस्तान के लिए कुल मिलाकर 5 काफी है, और होने चाहिए। बट ये जो ट्रीटीज है ये धीरे धीरे होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 100 रुपए की ये चीज है और आप जाकर ले आओ। धीरे धीरे इनकी डिमांड एंड सप्लाई का ये होता है, फिर ये बढ़ाई जाती है। तो अब याद रखो कि 2017 या 18 में एक डील होती है जिसमें हम बोलते हैं कि भाई रशिया, आप हमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देंगे विथ टेक्नोलॉजी। विथ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि ये कैसे वर्क करता है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसकी टेक्नोलॉजी भी आप हमारे साथ शेयर करेंगे। बट होता क्या है? होता यह कि 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो जाता है, और 2022 में जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होता है तो इसके कारण इंडिया और साथ में रशिया के बीच में जो मल्टीपल ट्रीटी साइन हुई थी, जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए थे, वे सभी टेंशन में आ जाते हैं, वे सभी एक प्रकार से बाधित हो जाते हैं। जैसे लाइक मुझे उस जहाज का नाम तो नहीं पता, शायद तेजस था या फिर कुछ था, जिसको अभी 1 साल पहले की ये बात है, 1 साल या फिर 9 या 10 महीने पहले की बात है, जब हमारे वो राजनाथ सिंह, नहीं सुखोई नहीं, कुछ नाम था इसका, तेजस था शायद, तेजस से जुड़ा हुआ कुछ था, अरे तो कुछ और था, रुको मैं बता देता हूं यार। नहीं वो तुशील, INS तुशील, ठीक, INS तुशील, ठीक है। तो जब आप इसको देखोगे, यानी कि ये लास्ट ये हाँ 2024 की ये बात, बहुत पहले की बात है, तो यहां पर जब आप देखोगे तो राजनाथ सिंह ये रशिया से लेने के लिए गए थे। कहां पर गए थे? तो वो जो लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया वाला क्षेत्र आपको मिलेगा ना, बाल्टिक सागर वाला, ठीक है, वहां पर एक देश है, वहां से ये लेने के लिए गए थे। यानी कि वहां पर रशिया की भी टेरिटरी है, लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया के पास से भी आप देखोगे, यूरोप का मैप तो भूल गए होंगे, है ना? वहां मैंने बताया था कि बाल्टिक सागर के साथ एक्चुअली में जो हमारा रशिया है ये भी बॉर्डर क्रिएट करता है। नहीं पता ना? कहां पता है? हाँ काफी सारे देश हैं। वाह, बताया भी कैसे आपने? किधरी साइड? हाँ किधरी है? हाँ बताओ, यहां जाओ, आ जाओ, उठ के आओ। कहाँ है? लिखा तो है कहाँ? बाल्टिक सागर कहाँ है इसमें? ये सारे करूं मैं, पकड़ूंगा क्या? डड्डू माजरा कहाँ? ये बाल्टिक सागर है? कहाँ? ये अरे कहाँ ये तो मैप ही पूरा मैप निकल सर, ऊपर लिखा था निशानियां जो इतने से टोटे, वही देश बता रहे हैं।
हाँ तो कहाँ है ये लोग? मैंने तो है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा। यहाँ है ही नहीं, ये तो है लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये है रशिया। तो वही तो मैं इनके पास गया तो रहता है, एक पास साथ निकालो अपना यहाँ से। ठीक है ठीक है, ओके, समझ गया, गुस्सा मत। ये है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर के साथ सीमा आने वाले देश कौन से हैं? तो लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया। ठीक है, यदि आप यहां पर देखोगे तो ये है रशिया। वो जो न्यूज मैंने बताया है यानी कि आईएनएस तुशील वाली, ये इसलिए बताया है क्योंकि याद रखो थोड़ा सा अच्छा मैप निकाला सर, सही बात है। तो मैप गलत कहां? बोलो ना, अच्छा नहीं है मैप, गलत कहां है? ऊपर की साइड दिखा रहे हो सर, अब नीचे कितना सा आ गया यार, थोड़ा सा यूरेशिया का मैप आ जाएगा। ऑनलाइन क्लास में डांट नहीं सकता यार। कोई बात नहीं सर, फिर भी ठीक है, हो गया, आप समझ गए ना। अरे लो यार, देख लो यार, लो देख। ये वाला निकालो सर, ये वाला पार्ले वाला, पार्ले हाँ ये वाला यहाँ पता चल रहा है। पार्ले जुआंगली लो। ठीक है, पक्का आगे बढ़े, खुश हो गए? चलो, अलग अलग डिमांड होती है यार। नहीं सर, इसमें तो आया। अरे अरे बच्चे कोई बात नहीं। सुनो मेरी बात, ठीक है? आंटी को नहीं बोला मैंने, कुछ आपको कैसे बोला? ठीक है, नहीं सर, क्योंकि मुझे ना अब कोई बात नहीं, मेरे को पता है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप देखो, हाँ मैं क्या बोल रहा था, हाँ तो चाहे आईएनएस तुशील की आप बात करो, चाहे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बात करो, एक्चुअली में याद रखना कि हर एक देश ऐसा तो नहीं है ना कि भाई पूरे पूरे इंजन लेकर बैठा हुआ है कि बताओ क्या चाहिए और असेंबल करके मैंने आपको पूरा पूरा दे दिया। ये ऑर्डर आया है, एग्रीमेंट होंगे, एमओयू साइन होंगे, उसके बाद फिर ये फाइनल होगा। फिर मान लो ये फाइनल हुआ कि भाई S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया को देना है विद टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अब क्या करना हो? अब हम बनाएंगे, ये भेजो अपने साइंटिस्ट, उनके साथ मिलकर हम बनाएंगे और बनाओ, अपने यहाँ तैयारी करो आपकी, भाई ये टेक्नोलॉजी आप लेकर आओगे तो आप अपने यहाँ इसको असेंबल कर पाओ, अपने यहाँ इसको डिजाइन कर पाओ, यही होगा ना। ऐसा नहीं है कि अच्छा मांगा किराना सामान में बिस्किट लेने के लिए आए हो, लो ले लो एयर डिफेंस सिस्टम, ऐसा तो नहीं होगा ना। आईएनएस तुशील लेने आए हो, लो मार्केट में बैठे हुए हो, ले लो। एक्चुअली में ऑर्डर आएगा, ट्रीटीज होंगी, एग्रीमेंट होंगे, एमओयू साइन होंगे, ये मल्टीलेटरल रिलेशन होंगे या फिर बायलेटरल रिलेशन होंगे, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय जो संबंध है ये डेवलप होंगे, फिर उसके बाद ये तमाम प्रकार की चीजें होती हैं। तो ये सब कुछ हुआ कब? 2017-18 में, कि हमने आईएनएस तुशील के लिए भी क्या बोला कि भाई इसको लिखते जाना। ठीक है, हमने क्या बोला कि आईएनएस तुशील भी आप हमें देंगे, कहा कि ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं, और साथ में जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है ये भी आप हमें देंगे। और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम कितने? 5, इसकी भी संख्या आई थिंक 4 थी। ठीक, 3, हाँ 3 थी। ठीक है, गुस्सा नहीं हुआ करो आप, ठीक है? तो यहां पर इनकी संख्या 3 थी और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इनकी संख्या 5 थी। अब हुआ यह कि 2022 में ये वॉर चालू हुआ, वॉर चालू होने से टेंशन बढ़ी, और टेंशन बढ़ी तो आईएनएस तुशील को भी मैं यहां पर शामिल कर रहा हूं। आईएनएस तुशील में जो इंजन लगना था या फिर इंजन के अंदर जो पार्ट्स लगने थे वो आते थे यूक्रेन से, बस वो बनाता था कौन? यूक्रेन। पहली बात, अब वॉर डिक्लेयर हो गई तो बताओ वॉर की कंडीशन में एक देश उस देश को सामान क्यों देगा जिससे वो युद्ध कर रहा है? ठीक है, पर यहां पर बैठा हुआ है रशिया, यह है रशिया। ठीक है, रशिया ने डील कर लिया आईएनएस तुशील की, इसका एक प्रोडक्ट आना है कहां से? यूक्रेन से, और यूक्रेन से ये कर रहा है क्या? वॉर। इसके कारण डील अटकी पड़ी है किसकी? इंडिया की। बात समझे? अब ये तो टेंशन वाली बात हो गई ना, बात समझ गए? साथ में एक और है S-400, 5 आने थे, 2022 में वॉर डिक्लेयर हो गई, तो इसने अभी तक डिलीवरी कर पाई किसकी? 2025 तक इसने डिलीवरी की 3 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की। कहा कि ठीक है आ गया, डिप्लॉय करो, उससे काम चलता रहेगा। कहा कि 2 और दो, कहा कि भाई रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, कहा तुशील लो, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, कहते चलो पहले आईएनएस तुशील को हम सेटल डाउन करते हैं। कहा कि आईएनएस तुशील में क्या प्रॉब्लम? कहा कि यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा है और यूक्रेन के साथ वॉर चलने की कंडीशन में ये यहां से हमारा पार्ट ही नहीं आ पा रहा है, वो पार्ट जो कि आपके शिप में लगना था, अब हम कैसे करें? कहा कि ठीक, इसके बीच में हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं ये बात करते हैं यूक्रेन और बोलते हैं देखो भाई विवाद किसका? आपका और रशिया का। डील किसकी? मेरी और रशिया की। ये डील कब की? 2018 की। वॉर कब चालू हुआ? 2022 में।
यानी कि वॉर स्टार्ट होने से पहले डील हो चुकी थी, और डील हो चुकी थी जब प्रोडक्ट आपके यहां से आता है, यानी कि ये डील के एक पार्ट आप भी हैं। बात समझिए, क्योंकि डील ऐसा भी नहीं है ना, डील होगी तो रशिया भी तो यूक्रेन से पूछेगा भाई ये डील कर रहे हैं, पार्ट मिल जाएगा तो हम डील कर ले रहे हैं। डील हो चुकी थी 2018 में, 2022 में वॉर चालू हुआ। दैट मींस आपको पहले सोचना था आप हमारा अपना जो मटेरियल ये भेजिए रशिया के पास, वॉर चल रहा है एक साइड पर, आप अपना प्रोडक्ट भेजिए। वो प्रोडक्ट आप रशिया से बोलते हैं कि रशिया आप लगाइए हमारे शिप में और वो शिप हमें दीजिए, और साथ में अपने जो साइंटिस्ट हैं ये भेजिए, और जो गोवा में बैठकर अब ये आईएनएस सुशील जो अदर बनने हैं ये बनाएंगे। बात समझिए, तो ये कंप्लीट हुआ, यानी कि एक साइड वॉर चल रही है और दूसरी साइड ये जो ट्रेड एग्रीमेंट्स और ये जो एग्रीमेंट्स हैं इनको फॉलो अप किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात यही S-400 में हुआ कि S-400 डिफेंस सिस्टम में भी यही हुआ कि सर डिले इसलिए हुआ क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गई। कहा कि रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है, इट्स ओके है, बट इसके कारण जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का इशू है ये तो मेजर है ना, इसके कारण हमारा जो ये इशू अटका पड़ा है। यदि मान लो कल को ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट हो गई तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि आप आओगे क्या हमें बचाने के लिए? तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो कि आज से 8-9 साल पहले डील साइन हुई थी उसको फुलफिल करो, ठीक। तो उसके लिए याद रखना कि अब ये जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है इसके जो रिमेनिंग दो S-400 डिफेंस सिस्टम थे ये अब आना है, और एक आने वाला है कब? अप्रैल 2026 में, और एक आएगा हमारा आई थिंक नवंबर, ठीक है, नवंबर 2026 में, ठीक है। 3 आ चुके हैं, 2 और आना है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट था? तो आईएनएस सुशील, इसके बारे में मैंने आपको बताया। ये था S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। कहां पर डिप्लॉय किया है हमने? तो एक तो ये वाला रीजन और दूसरा पाकिस्तान वाला रीजन। पाकिस्तान वाले रीजन में रिसेंटली जो पाकिस्तान के साथ हमारा डिस्प्यूट हुआ था, जो टेंशन बड़ी थी 2025 में, मई 2025 में 7 मई 2025 को जो हमने अटैक कर दिया था। और दूसरी बात है कि यहां पर हमने 2020 के बाद से डिप्लॉय किया है, और 2020 के बाद से इसलिए डिप्लॉय किया क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं वायु मार्ग के माध्यम से या फिर एयर जो स्ट्राइक है इसके माध्यम से हम पर अटैक ना कर दे, इस डर से। ये बात समझे, यानी कि क्या भारत अब इसमें ना कई बार ये बात उठ जाती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कि सर भारत ने ये एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किया है, क्या भारत डायरेक्ट वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, ऐसा वैसा। अरे तो नहीं करना है, वॉर में पार्टिसिपेट करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। क्यों नहीं है गुड ऑप्शन? क्योंकि आप इतना तो पढ़ चुके हैं कि भाई इकोनॉमी, ये साथ में इंटरनल पॉलिटिक्स, ये सब कुछ प्रभावित होते हैं, ये सब डिस्टर्ब होते हैं, और इसीलिए वॉर में पार्टिसिपेट करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। ठीक, किसी भी देश के लिए एक अच्छा उपाय नहीं माना जाता, एक अच्छा रास्ता नहीं माना जाता कि आप वॉर में पार्टिसिपेट कर लें। कुछ हुआ वॉर कर लो, बात समझिए। तो यूएस क्यों कर रहा है? यूएस अभी जो कर रहा है वो उसके डिप्लोमेसी का पार्ट है। डॉलराइजेशन की यदि हम बात करें, डोमिनेंस की यदि हम बात करें, इन चाइना यूएस डिस्प्यूट की हम बात करें, इन सब के बारे में सुना होगा ना? ये सुना है कि नहीं सुना है? बताओ क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, बताइए। हाँ बोलो, आप ही बोलो अनिश जी। हाँ जी। सर यही है ना। अच्छा। और उसके बाद चाइना का ताइवान के साथ डिस्प्यूट कर रहा है। उसके बाद सर ईरान तो जो IAEA के मतलब उसके लिए अपने परमाणु ऊर्जा केंद्र को नहीं खोला। हाँ हाँ, वेरी गुड। यानी कुल मिलाकर बात यह कि चाइना का जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही ज्यादा चीप और साथ में बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है। डिमांडिंग इसलिए क्योंकि चीप है, और ये अपनी क्वालिटी पर भी अब ध्यान देने लगा, नहीं तो पहले क्वांटिटी पर देता था। दैट इज वाई इसके मार्केट को कंट्रोल करने के लिए एक तो चाइना के साथ डिस्प्यूट है, दूसरी बात है कि चाइना के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं मल्टीपल नेशंस के साथ, उनको भी एक प्रकार से सॉल्व करने के लिए, सो कॉल्ड सॉल्व करने के लिए यूएस इन सब का सहारा लेता है। ये तमाम प्रकार की चीजें, मेरी पानी की बोतल देख के उनको प्यास लगाई, इसको ले आएंगे, चिंता नहीं करना, नहीं बढ़ रहा हूं मैं आगे, ठीक है। तो ये तमाम प्रकार की चीजें। यहां तक आप में से किसी भी स्टूडेंट को क्या किसी प्रकार का कोई भी डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी, बताइए। हाँ बोलो बोलो। अरे पूछो ना भाई। बैक साइड मैप निकालना सर। बैक साइड मैप लो, बैक साइड मैप निकाल दिया है, लो। अभी सर जैसे
मतलब कि कोल्ड डेजर्ट को शामिल किया गया है अभी तो उसको मुझे लोकेशन बताएंगे एग्जैक्ट कहाँ है कोल्ड डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट? कौन सा कोल्ड डेजर्ट? इंडिया का ये है ना कोल्ड डेजर्ट इंडिया का, ये हाँ वही तो बोल रहा हूँ उसके लिए हाँ ये है कोल्ड डेजर्ट इंडिया। ये भी शामिल किया गया है किसमें शामिल किया गया है? जो UNFFC को हाँ 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 हाँ, उसमें शामिल किया गया, बिल्कुल। एनवायरमेंट इकोलॉजी में चले गए थे आप। शामिल किया गया हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड लखा जी। आए आगे। तो यहाँ एजुकेशन की है हाँ थैंक यू। चलो आगे आते हैं। इस तरफ को भी पाकिस्तान की हिस्सा है अरे नहीं नहीं है, इस तरफ है चाइना से कोल्ड डेजर्ट का एरिया बहुत बड़ा है, लद्दाख को ही कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। तो लद्दाख तो बॉर्डर क्रिएट करता ही ना पाकिस्तान के साथ, करता है ना? कितने देशों के साथ करता है? पाकिस्तान लद्दाख पाकिस्तान। अच्छा, हंसने की क्या बात है? लद्दाख चाइना के साथ वहाँ अच्छा अच्छा, पाकिस्तान को हटा दिया क्या मैप से आपने? पाकिस्तान के साथ हाँ? क्या आइडेंटिफाई कर ही नहीं रहे हो कि एज अ कंट्री? इसको सब मिलकर तक बोलने की आदत ही है क्या समझे? पहले लद्दाख का तो इसके बाद जम्मू है हैं? पहले लद्दाख आएगा उसके बाद जम्मू कश्मीर हाँ हाँ, तू बस थोड़ा सा confusion है। कोई बात नहीं अंशी जी, आपकी 100 अपराध माफ है, पर 100 ही है। और ये सोमवार का नहीं नहीं, हो जाता है कंफ्यूजन, मेरे को खुद कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। जैसे लद्दाख में कोई छोटा सा एरिया होगा देखो कंफ्यूजन ना पढ़ने वालों को होता है, कंफ्यूजन हो रहा है मतलब कि पढ़ रहे हो, यदि कंफ्यूजन नहीं हो रहा मतलब कि पढ़ ही नहीं रहे हो। ठीक है ठीक है, आरएनजी को कोई कंफ्यूजन नहीं होता, क्यों? पढ़ते ही नहीं है, कंफ्यूजन कैसे होगा? है कि नहीं? अंश जी को कंफ्यूजन होता है, क्यों? पढ़ते हैं ना, है कि नहीं? नहीं मैं सही बात कर रहा हूं। महिला समुदाय का नाम लेना उचित नहीं होगा। आंटी जी को कंफ्यूजन होता है, क्यों? पढ़ते हैं। टमाटर को कंफ्यूजन नहीं होता, ठीक, क्यों? पढ़ते ही नहीं। आज से नया नाम टमाटर, अच्छा है ना? चलो आगे आओ, देखिएगा मेरी एक बात समझिए, क्या हो रहा था। हाँ, अब बात करते हैं पैटर्निटी लीव की। देखना भाई कि जनरली आपने सुना होगा कि जब महिला गर्भ धारण करती है तो फिर उसी टाइम से, यानी कि 3 महीने का जब गर्भ धारण इसका हो जाता है, तो फिर उसके बाद से एक चर्चा चालू हो जाती है कि पैटर्निटी लीव, यदि मान लीजिए महिला वर्किंग है तो पैटर्निटी लीव का जो कंसेप्ट है ये चालू हो जाता है। भारतीय समाज में यदि आप देखो, हम ये बात बोलते हैं कि एक्चुअली में हमको वेस्टर्न नेशंस के कंपैरेटिवली आकर खड़ा होना है, वेस्टर्न नेशन से हमको कंपीट करना है, और वेस्टर्न नेशन के जैसी खुली विचारधारा, उसके जैसी अपॉर्चुनिटी, उसके जैसे मैन वुमेन इक्वालिटी, इन सभी को हमको सपोर्ट करना है। बट यदि एक्चुअली में आज आप देखोगे तो आज भी जब महिला का रिश्ता लेकर किसी के घर जाया जाता है या पुरुष किसी महिला के घर जाता है विवाह के लिए, तो सबसे पहले पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या है? क्या है? क्या है? यदि मान लीजिए एक पुरुष किसी महिला के घर रिश्ता लेकर गया है तो महिला से सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? खाना बनाना आता है? घर का काम आता है? ये यानी वो है हमारे धिक्कारने वाली बात है ये, ठीक है? कि आप सोचो कि हम कंपीट करना चाह रहे हैं किन नेशंस को, हम बनना चाह रहे हैं कैसे नेशंस की तरह, और आज भी हम पूछ रहे हैं क्या भाई घर का काम कर लेती हो? ये यानी थोड़ा क्रूशियल कंडीशन नहीं है क्या? विपदा वाली स्थिति नहीं है कि भाई यदि मान लो कोई महिला है, वो पोस्ट ग्रेजुएट है, आजकल जनरली महिलाएं ग्रेजुएट तो होती हैं, पीजी भी हो ही जाता है, और इवन कई महिलाएं तो मैंने ऐसी भी देखी, कई देवियां तो मैंने ऐसी भी देखी हैं जो 23-24 साल की एज में पीएचडी में एडमिशन ले रही हैं। बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में कि 23-24 साल की एज में वो पीएचडी में एडमिशन ले रही हैं। यानी कि यदि इनकी एज 27-28 के आसपास भी हुई विवाह की तो ये अच्छे खासे वेल एजुकेटेड है,
ये जॉब भी कर रही होंगी, ये अपना खर्च भी चला रही होंगी, ये वेल डिपेंडेंट भी होंगी। और ऐसा नहीं है कि इनमें इस बात का ईगो होगा, हो सकता है, क्योंकि इतने पढ़ी लिखी वुमेन, इतना पढ़ा लिखा इंसान ईगोइस्टिक नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, एक्सेप्शन ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है, बट इतना पढ़ा लिखा इंसान ईगोइस्टिक नहीं होगा, उसमें वो एटीट्यूड नहीं होगा जो जनरली जिस सो कॉल्ड सोसाइटी में कहा जाता है कि भाई ये गर्ल्स में होता है। बात समझिए, मैं टॉपिक में नहीं आया हूं अभी, मैं पहले सोसाइटी की कंडीशन बता रहा हूं, ठीक है। तो ये बोलकर कि भाई महिलाओं को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, महिलाओं को ज्यादा जो अपॉर्चुनिटीज है इनके काबिल नहीं बनाया जाना चाहिए, ये बोलता नहीं है समाज, पर करता है। क्यों? क्योंकि ये समाज की सोच है कि यदि मान लीजिए इनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल गई महिला वर्ग को, और यदि मान लीजिए इनको ज्यादा हमने छूट दे दी तो ये इगोस्टिक हो जाएंगी और ये ऐसा 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 ऐसा। बात समझिए, एक ट्रू रियलिटी यदि मैं बताऊं तो याद रखिएगा कि मोर एजुकेशन मोर पोलाइटनेस को जन्म देती है। मोर एजुकेशन, आप जितने एजुकेट रहेंगे, आपको जितना नॉलेज रहे, आप उतने पोलाइट रहेंगे। आप जितने एजुकेट रहेंगे, आप जितना आपको नॉलेज रहेगा, आप उतने लाइट रहेंगे। लाइट रहने का मतलब ये है, लाइट रहने का मतलब जानते हो, लाइट लाइट है ना, शांत। आपको गुस्सा उतना जल्दी कम आएगा, ठीक है, आप चीजों को हैंडल उतने अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा कि भारतीय समाज में यदि आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द पर्संस बेसिकली रूरल एरिया से आते हैं। रूरल एरिया में यदि आज भी आप देखोगे तो जो पितृसत्तात्मक, समझते हो पितृसत्तात्मक समाज, पितृसत्तात्मक समाज का डोमिनेंस है, और पितृसत्तात्मक समाज में जो महिलाओं के अधिकार हैं इनको दबाया जाता है। कई एरिया ऐसे हैं, और खासकर ये जो एरियाज हैं ये आपको मिलेंगे नॉर्थ इंडियन प्लेन, सॉरी ये नॉर्थ प्लेन जो है, उत्तर भारत का विशाल मैदानी भूभाग, यहां पर आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब इनकी यानी यदि कोई पर्सन है तो वो कहीं तो सोचेगा ना, अपना ये दिमाग है कहीं तो लगाएगा, या वो पढ़ाई में लगाएगा या फ्यूचर में लगाएगा, नहीं तो किसी ऐसी चीज में लगाएगा जिसका कोई औचित्य नहीं है। हाँ, सोसाइटी में उसका एक अलग औचित्य हो सकता है, बट रियलिटी में कुछ नहीं, उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि यदि मान लीजिए विवाह हुआ, विवाह में एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, तो क्या मेंटेलिटी निकल के आती है कि हस्बैंड को होना चाहिए वर्किंग, हस्बैंड कमाएगा, वाइफ घर संभालेगी और बच्चे संभालेगी। क्या ये सोसाइटी का रूल वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में एप्लीकेबल है? नहीं है एप्लीकेबल। यहां पर याद रखना कि आज की सोसाइटी में यदि ये कहीं पर आ रहा है कि भाई वाइफ हाउसवाइफ रहेगी, हस्बैंड वर्किंग रहेगा, हस्बैंड कमाएगा और ये दो बच्चों का पालन पोषण और अपनी वाइफ का पालन पोषण करेगा, वो परिवार कभी तरक्की कर ही नहीं सकता, ठीक है। अब ये मत चले जाना नीता अंबानी तो भाई वर्किंग वुमेन, नीता अंबानी तो हाउसवाइफ है, नीता अंबानी नाम पढ़ लो आखिरी में है ना, अंबानी, ठीक है, अडानी, ठीक, इंडस्ट्रियलिस्ट की वाइफ है ना, पढ़ लिया करो थोड़ा सा, उनके बारे में डिटेल ले लिया। हम किसकी बात करते हैं, जितनी भी न्यूज वो नहीं पढ़ते होंगे पैट्रियार्किज्म के बारे में, ठीक है। सुबह सुबह अनंत अंबानी उठकर द हिंदू नहीं पढ़ता है, ठीक है, कौन पढ़ता है, यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाला, तो इसको इसी दायरे से हम सोचेंगे। बात समझ में आई? समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा कि बेसिकली क्या हो रहा है कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं और हमारी सोसाइटी जैसा बनना चाह रही है, ठीक है, जिस समाज की हम आशा कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा यदि कोई हडल है तो वो क्या है, पैट्रियार्किज्म, यानी कि पितृसत्तात्मकता। और पितृसत्तात्मकता को खत्म करने के लिए हमने कई प्रकार के प्रयास किए हैं। इसमें से एक और प्रयास यह है कि भाई पुरुषों को भी महिलाओं के जैसे पैटर्निटी लीव मिलनी चाहिए, यानी कि जिस प्रकार से महिलाओं को 6 मंथ की, कितना, महिलाओं को यदि कोई भी वुमेन है और ये यदि वर्किंग वुमेन है तो इसको 6 मंथ की क्या मिलती है, मैटरनिटी लीव, और ये बेसिकली पेड लीव होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेड लीव? यानी कि आप छुट्टी पर होंगे पर आपकी जो सैलरी है ये आती जाएगी। हाँ, कैसे बोला किसी ने, क्या बोला, कटेगी नहीं, हाँ, सैलरी नहीं कटेगी, सैलरी नहीं कटेगी। ये तो यहां पर जैसे मैंने आपको जब पॉलिटिक्स क्लास चल रही थी तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, एक केस के बारे में बताया था, है ना, कॉलेज से जुड़ा हुआ, कि पैटर्निटी लीव का किस प्रकार से फायदा भी मिलता है कई बार। तो मैटरनिटी लीव, तो यहां पर वुमेन्स को 6 मंथ की मैटरनिटी लीव देने का प्रावधान है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मैटरनिटी लीव है ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी एप्लीकेबल है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब में यदि आप हैं तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। इवन यदि आप प्राइवेट जॉब में है तो भी आपको मिलेगी,
बात समझे, कितनी अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन बात। ये बट एक और बात है हमारे यहां कि हमारे यहां जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसकी मिड एज चल रही है, यानी कि जो औद्योगिकीकरण है, ये औद्योगिकीकरण की अभी मिड एज में है। मैंने कहीं ना कहीं इसके बारे में डिस्कस किया होगा कि अभी हम औद्योगिकीकरण की मिड एज में हैं। मिड एज में होने का मतलब कि इसीलिए आप देखोगे कि हमारे यहां जो डाइवोर्स केस हैं ये कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। हमारे यहां यदि आप देखोगे तो मैन वुमेन कॉन्फ्लिक्ट, हस्बैंड वाइफ कॉन्फ्लिक्ट ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। व्हाई? क्योंकि वी आर इन मिड एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये अभी हम यानी एक साइड देख रहे हैं क्या कि वहां तक पहुंचना है, ठीक है, पर हमारी सोच है कैसी कि वहां तक पहुंचना है। पर कैसे पहुंचना है? उसी मेंटालिटी के साथ जैसे हमारे पिताजी थे कि भाई माताजी हाउसवाइफ, हम वर्किंग, हमको थोड़ा ज्यादा सम्मान मिले, ये महिलाओं को थोड़ा सा दबा कर रखें। यानी एक साइड वो चल रहा है दिमाग में और एक साइड वो चल रहा है कि हाँ यार इतना ओपन होना है, ठीक है। यानी भगत सिंह हो पर बाजू वाले घर में हो, ठीक है। कल्पना चावला हो पर बाजू वाले घर में हो, ठीक, हम जानते हो उसको, हमसे कनेक्ट ना हो, ठीक बात समझिए। यानी कि हम ओपन होना चाह रहे हैं पर कहीं ना कहीं वो जो पीछे वाली सोच है वो हमको हिट करती है। इसीलिए तो आप जरा सो, यदि ऐसा नहीं है तो आप अपने आसपास ऐसे लोगों को जरूर पाए होंगे अभी तक कभी ना कभी, जिन्होंने महिलाओं के वस्त्रों को देखकर, महिलाओं के हंसने को देखकर और साथ में उनके बिहेवियर को देखकर उनके कैरेक्टर का अंदाजा जरूर लगाया होगा। ऐसे लोग कहीं ना कहीं आपने सुने, ऐसा हो नहीं सकता कि आपने ना देखे हो। ठीक, कह रहे यार ये यदि मान लो कोई महिला ऐसे टच करके यदि बात कर दे, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा हंसी मजाक या फिर कुछ, तो उसको गलत मैनर में ले लिया जाता है। दैट मीन्स ये क्या दर्शाता है? यही तो है ना हमारी सोच का गलत होना, यही तो है ना हमारी सोच का गलत होना। देखो गांधी फैमिली से रिलेशन है मेरे, जोक्स अपार्ट, इसलिए मेरे को नाम बताया। मेरा नाम क्या कहते हैं? कपिल गांधी। नहीं, यहां क्या कर रहे हो आप? पार्लियामेंट में जरूरत है आपकी भाई, वहां जाओ, ठीक है। क्या तो यहां पर देखना कि एक्चुअली में हमारी सोसाइटी में अभी मल्टीपल ऐसी चीजें हैं जो कि एक्चुअली कंट्रोल करने की जरूरत तो है बट कंट्रोल होती नहीं है, उनको सुधारने की जरूरत तो है बट ये सुधरती नहीं है। ये अब जरा इस बात को ध्यान रखो कि हमारे यहां यही मेंटेलिटी चल रही है कि हस्बैंड वाइफ है तो वुमेन हाउसवाइफ होगी और हस्बैंड कमाएगा और ये दोनों यानी कि जो समाज है ऐसे ही चलता रहेगा। इसके लिए बनती है मैटरनिटी लीव, यानी कि मां गर्भ धारण करे उसी के साथ आप बताइए कि उसकी जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हैं ये हिट नहीं होने लगी क्या? यानी कि 6 मंथ की मैटरनिटी लीव लेकर वो बैठेगी, उसके बाद कुछ तो उसकी जॉब स्किल्स पर इफेक्ट आएगा ना। तो क्या बच्चा पालना बस महिला की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं, क्योंकि ये तो पिता और साथ में माता दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ये अकेली रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर की कैसे हो सकती है? अब ऐसा नहीं है कि पुरुष इस बात को समझते नहीं है, बिल्कुल समझते हैं। ये बात यदि कोई नहीं समझता है तो हमारे यहां का कॉर्पोरेट कल्चर, ये बात यदि कोई नहीं समझता है तो ये है हमारे यहां के प्राइवेट सेक्टर्स, और ये बात यदि कोई नहीं समझते हैं तो ये हमारे यहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस और सोसाइटी। मैं आई रिपीट कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हस्बैंड इस बात को नहीं समझते। हस्बैंड इस बात को समझना चाहते हैं और वो हेल्प करना चाहते हैं, कर नहीं पाते बिकॉज ऑफ रूल। क्यों? क्योंकि आज भी यदि आप देखोगे तो इसीलिए ना, सबसे पहले याद रखो, इसीलिए पैटर्निटी लीव की डिमांड की जा रही है कि भाई जैसे 6 मंथ की पैटर्निटी लीव होती है, 6 मंथ की मैटरनिटी लीव होती है, वैसे ही कुछ समय की पैटर्निटी लीव भी होनी चाहिए कि भाई पहले मां ले ले छुट्टी, वो संभाल ले, और फिर पिताजी ले ले, ठीक, फिर माताजी ले ले, फिर पिताजी ले ले। 6 मंथ की यदि है तो 3 महीने की आप पहले ले लो, 3 महीने की पिताजी के लिए आपने प्रावधान कर दिया है तो 1-1 महीने करके पिताजी ले लें, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा ना। और इसके कारण सोसाइटी में एक जो नेचर है वो भी दूर हुआ। कैसे? कि जब बच्चा होता है और जब बच्चे का आप नेचर देखोगे तो इसका मां से लगाव ज्यादा होता है, ठीक, जनरली बच्चे का मां से लगाव ज्यादा होगा। क्यों होगा मां से लगाव ज्यादा? क्यों? दिन भर उसी के साथ रह रहा है ना वो, पिताजी से ये बीच बीच में मिल रहा है और इनको पिताजी का एक्चुअली में नेचर पता ही नहीं है, ठीक है।
कि भाई पिताजी का नेचर कैसा है, सॉफ्ट हार्ट है, पर जब तक इन्होंने होश संभाला, ये 4-5 साल के हुए, तो पिताजी इनके फ्यूचर की चिंता करते हुए ये तो अपने काम को बढ़ाने लगे कि भाई बच्चा बड़ा हो रहा है, मेरे को इसके लिए फ्यूचर के लिए काम करना है, ये काम में लगे रहे। काम की फ्रस्ट्रेशन में ये आए तो कई बार हो सकता है कि गुस्सा भी हो जाए, बाहर से आया इंसान तो लाजमी है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि फ्रस्ट्रेशन आ गया हो। ठीक, कई बार अब माताजी तो संपर्क में माताजी संपर्क में है, तो माताजी से डरेगा नहीं, माताजी ने शिकायत की और पिताजी ने आकर पीट दिया तो इससे भी पिताजी के प्रति एक अलग ही प्रकार का डर। तो जो कनेक्टिविटी थी, क्या पिताजी से जैसी बन पानी थी वैसी बन पाई? नहीं बन पाई। माताजी से कुछ एक्स्ट्रा ही कनेक्टिविटी है और पिताजी से कनेक्टिविटी है नहीं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि भाई कई बार मेरे साथ भी ये होता है कि मैं अपने पिताजी से ज्यादा बात नहीं कर पाता। वाई? क्योंकि ज्यादा समय मेरा किसके साथ बीता है? माताजी के साथ। इसका मतलब ये क्या है कि मेरे पिताजी को मेरी केयर नहीं है? बिल्कुल है, बस एक्सप्रेस करने का टाइम नहीं मिला बिकॉज ऑफ जॉब। बात समझ रहे हो? तो यहां रखो, इसी समस्या का हल निकालने के लिए ये जो पैटर्निटी लीव है, इसका कंसेप्ट लाया गया कि भाई जिस प्रकार से मैटरनिटी लीव होती है उसी प्रकार से पैटर्निटी लीव भी होनी चाहिए। यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं यार, एक बार सर्च कर लेना कि पैटर्निटी लीव और मैटरनिटी लीव को। मातृत्व राहत, हाँ तो ये पितृत्व राहत हो जाएगा। ये तो ये इसका कंसेप्ट लाया गया। अब पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन हुआ, ठीक है, और पार्लियामेंट में जब ये डिस्कशन हुआ कि भाई प्राइवेट मेंबर बिल के तहत ये लाया गया और बोला गया कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, बट ये था प्राइवेट मेंबर बिल और इसको किसी ने किया नहीं सपोर्ट। भारत में एक्चुअली में ये नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे यहां वही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बाद में आया है और कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनीज को ये डर रहता है कि सर पैटर्निटी लीव का बहाना करके ये जो लोग छुट्टी लेंगे इसका मिसयूज ना होने लगे। गवर्नमेंट सेक्टर में यदि आप देखोगे तो 15 डेज की पैटर्निटी लीव आज भी मिलती है, ठीक है, 15 दिन की पैटर्निटी लीव मिलती है। मिलती है ना टी? मिलती है कि नहीं मिलती? अरे गवर्नमेंट, पापा से पूछना जाके, सॉरी मैटरनिटी। गवर्नमेंट सेक्टर में यदि आप देखोगे मैटरनिटी लीव मिलती है 6 माह की, पैटर्निटी भी मिलती है 15 दिन की। बात समझी? प्राइवेट सेक्टर में 2 या 3 दिन की मिलती है, बट प्राइवेट सेक्टर में यदि आप देखोगे तो हर प्राइवेट सेक्टर के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं। उनको देनी है दे, ना देनी है ना दे, और कई जगह पर दी जाती है पर अनपेड होती है वो, यानी कि उसकी कोई सैलरी नहीं मिलेगी आपको, उतने दिन का जो अमाउंट है काट लिया जाएगा, उतने दिन की जो सैलरी है काट ली जाएगी। बात समझिए? इंसान का नुकसान हो गया ना। बात समझ? तो इसीलिए ना पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसको सीरियसली देखा जाए, सीरियसली एग्जामिन किया जाए, क्योंकि एक्चुअली में इसके कारण सोसाइटी में डिस्पैरिटीज आ रही हैं, सोसाइटी में एक्चुअली में जो कनेक्शन है ये ब्रेक हो रहे हैं और इसीलिए इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए। बात समझिए? क्या कोई ऐसे देश हैं जहां पर ये पैटर्निटी लीव हो? तो बिल्कुल है, स्वीडन में। स्वीडन में जैसे यदि आप देखोगे तो 448 डेज का, कितना, 448 दिन का ये लीव मिलती है। पेरेंटिंग लीव इसको कहा जाता है। कितना? हाँ 448, ठीक है। इसको पैटर्निटी या मैटरनिटी नहीं कहा जाता है, इसको पेरेंटिंग लीव कहा जाता है, यानी कि पेरेंट्स बनने पर ये जो लीव ले सकते हैं, यानी कि वैकेशन पर नहीं जाना है आपको। 448 दिन वो समय है जब बच्चा खड़े होकर चलने लगेगा, यानी कि या तो 1 साल में चलने लगेगा, नहीं तो 448 दिन में वो खड़े होकर अपने पैरों पर चलने लगता है। दैट इज वाई ये ड्यूरेशन रखा गया है। ये यानी कि जब तक बच्चा खड़े होकर अपने पैरों पर नहीं चलने लगता, और जब बच्चा खड़े होकर अपने पैरों पर चलने लगेगा तो याद रखिएगा कि वो रैंडम व्यक्ति की गोद में जाना बंद कर देगा। ये बच्चा छोटा है तो आप उसको ले लो, किसी का भी बच्चा है उसको आप गोद में उठा लो, वो सेम बिहेव करेगा। मां की गोद में भी, पिता की गोद में भी, दोस्त की गोद में भी, चाचा की गोद में भी, सभी की गोद में वो सेम बिहेव करेगा। बट जब वो 9-10 महीने का हो जाता है, ये वो थोड़ा सा चलने फिरने लगता है, तो फिर वो समझने लगता है कि मुझे कहां जाना है, यानी कि उसमें इमोशंस आने लगते हैं। और इमोशंस आने लगे यानी कि अब देखना कि 1 साल से ज्यादा के बच्चे को यदि आप गोद लेने का प्रयास करें, वो नहीं आएगा आपकी गोद। क्यों? क्योंकि अब वो समझने लगा है कि भाई ये मेरे अपने हैं, ये मालूम नहीं कौन है, मैं इनके पास नहीं आऊंगा। जिसके साथ उसकी फीलिंग्स मैच है वो उसके पास आएगा। तो ये ड्यूरेशन वो है कि 448 दिन वो ड्यूरेशन है जब बच्चा बुरा भला समझने लगता है, बच्चा दौड़ भाग करने लगता है या फिर चलने फिरने लगता है, और बच्चा थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है।
ठीक। तो इसके बाद इसको रख दिया जाता है कहां पर, कर्च में, यानी कि वो बच्चा पालन जो घर होते हैं वहां पर इसको रख दिया जाता है, फिर इसका पालन पोषण वो करते हैं। तो जब तक इसकी कनेक्टिविटी तो माता पिता के साथ हो गई ना, वही कनेक्टिविटी। तो इसीलिए स्वीडन में ये रूल है, यूरोप की कई कंट्रीज में ये रूल है। अब ऐसा नहीं है कि 448 दिन दोनों ने एक साथ ले लिया और जो कंपनी है पैसा देती रहेगी आपको, नहीं, आप आधा आधा करके लो कि पहले माता फिर पिता, फिर माता फिर पिता, फिर माता फिर पिता। और इसीलिए ये रूल अब धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर में कैसे आ रहा है, तो जब आप देखोगे तो कई जगह पर आपने ये रूल देखा होगा कि महिलाओं के लिए ये विशेष सुविधा होती है कि सर यदि मैम यदि आपका कोई बच्चा है तो आप इसको लेकर आए, कंपनी का एक डिपार्टमेंट है जो कि इन बच्चों को संभालने का काम करेगा। आप छोड़ दो वहां पर, ठीक, आपकी 6 घंटे की जॉब है, 6 घंटे की जॉब करो, बच्चा आपका संभाला जा रहा है और फिर आप इसको लेते हुए चले जाना। सुना होगा इस कल्चर के बारे में, तो ऐसा हो रहा है। तो धीरे धीरे ये इंप्लीमेंट हो रहा है, बट इसके लिए कोई रूल नहीं है और रूल लाए जाने की बात क्यों हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार फैसले इस पर दिए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप इसको सीरियसली एग्जामिन करें, क्योंकि आने वाले टाइम में ये जो इशू है ये बड़ा बन सकता है और इसकी जरूरत पड़ सकती है। और यदि इस पर कोई लॉ नहीं होगा तो इसका इंप्लीमेंटेशन उतने ज्यादा इजीली नहीं हो पाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये था पैटर्निटी लीव। तीसरा आते हैं, यहां तक किसी को कोई डाउट, जल्दी बताओ, यहां तक आप में से किसी भी स्टूडेंट को क्या किसी प्रकार का कोई भी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन नहीं, फेस टू फेस। हाँ बोलो।
ओके, सो हाँ बोलो बोलो, देखिएगा भाई, सुनिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है उड़ान। उड़ान उड़ान कौन जानता है इस उड़ान के बारे में? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अरे वेरी गुड। मतलब कि हवाई जहाज में कौन कौन बैठा है आप जल्दी बताओ। हवाई जहाज पायलट, हाँ अरे कौन कौन बैठा है जल्दी बताओ। इंजन देखा है? इंजन नहीं देखा, क्या ही बैठे। याद मत दिलाएगा। हाँ मजाक में पूछा था क्या? इंजीनियरिंग में जाके बैठे थे क्या? चलो ठीक है, यहां पर आना देखो। एक्चुअली में इंडिया में मल्टीपल टाइप की सिटी है। इसमें हम टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज को शामिल करते हैं। जैसे लाइक यदि आप टीयर 1 सिटीज की बात करोगे तो टीयर 1 सिटीज में कौन आता है? कौन आता है? मेट्रोपॉलिटन सिटीज। ठीक है, टीयर 1 में मेट्रोपॉलिटन सिटीज को शामिल किया जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेट्रोपॉलिटन और मेट्रो सिटीज? मेट्रोपॉलिटन और मेट्रो सिटीज में यानी कि आप देख लो जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा है, मेट्रो चल गई हैं, ये जो उनका एरिया है ये बहुत ज्यादा बड़ा है। जैसे यदि मान लीजिए दिल्ली में रहने वाला कोई पर्सन है तो दिल्ली में रहने वाला पर्सन को के लिए पानीपत आना, सोनीपत आना इज अ डेली वर्क कि भाई मैं तो डेली आता जाता हूं। पानीपत सोनीपत आना कोई बड़ी बात नहीं है। द्वारका से पानीपत सोनीपत आना, गुड़गांव से नोएडा आना कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या है? मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, यानी कि इनका एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, कोई व्यक्ति रह रहा है गुड़गांव में, जॉब करता है नोएडा में, रह रहा है वो कहां? द्वारका में, जॉब करता है पानीपत, तो डेली का उसका 3-4 घंटे का तो ट्रैवल ही है ना। और ये अकेला उसका नहीं है, शायद लगभग हर एक व्यक्ति का है। यानी कि 70% ऑफ द पीपल ऐसे अपना जो जीवन यापन ये कर रहे हैं। देयर आर मेट्रोपॉलिटन सिटीज। बात समझिए, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, बेंगलुरु, ठीक है, और साथ में ये अपना पुणे, चेन्नई, ये क्या है? ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं। इसी प्रकार से यदि आप देखोगे तो एक होती है टीयर 2 सिटीज। टीयर 2 सिटीज वो जो कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा वेल डेवलप होंगी, यानी कि डेवलपिंग की ये कंडीशन में। मेट्रो यहां पर आई नहीं है, बट हाँ ये इस हिसाब से डेवलप हो रही है कि आने वाले टाइम में ये टीयर 1 सिटीज को टक्कर दे सकती है। आप टीयर 2 सिटीज वो भी होती है कि भाई टीयर 1 सिटीज में इतना ज्यादा क्राउड है, इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो चुका है, इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस है कि जनरली लोग अब टीयर 1 सिटीज को प्रेफर नहीं कर रहे हैं। जैसे कि यदि आप किसी से बोलोगे कि दिल्ली में घर लेना चाहोगे, बोलोगे भाई मैं दिल्ली में घर क्यों लूंगा? ठीक, मैं एक काम करूंगा ना, दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर ठीक अपना फार्म हाउस बनाऊंगा, मैं वहीं पर रहूंगा। ठीक, 50 किलोमीटर दूर क्यों? क्योंकि दिल्ली में मैं जितने अमाउंट में 8-10 करोड़ रुपए लगाकर मैं दिल्ली में घर लूंगा, और दिल्ली में यदि मैंने घर लिया तो वहां पर नॉइस पॉल्यूशन, वहां पर एयर पॉल्यूशन, वहां पर ये तमाम प्रकार की चीजें, ये मेरा तो यानी सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा ना। और घर मिलेगा मुझे कितना बड़ा? 2 BHK, यानी कि 2 BHK का मतलब कारपेट एरिया 1000 स्क्वायर फीट, मतलब कि 100 गज। दिक्कत है ना। तो इतने में यदि मान लीजिए इतने में मैं 50 किलोमीटर आगे चले जाता हूं, वही मेरा अपना फार्म हाउस मिल जाएगा, तो मैं वहीं पर घर भी बनाऊंगा, वहीं पर मैं कुछ टाइम पास के तौर पे खेती भी कर लूंगा, और मैं और भी काम कर लूंगा, एक बड़ी जमीन ले लूंगा मैं। बात समझिए। तो एक्चुअली लोग क्या कर रहे हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो क्राउड हो गया है इसको देखते हुए, और अब तो वर्क फ्रॉम होम का भी कंसेप्ट चल गया है, तो ये टीयर 2 सिटीज की ओर आ रहे हैं। और इनके टीयर 2 सिटीज की ओर आने के कारण टीयर 2 सिटीज टीयर 1 की ओर जा रही हैं कि भाई हाँ अब ये भी डेवलप होने लगी हैं। बात समझिए। जैसे कि लाइक जयपुर, जयपुर को जब आप देखोगे तो जयपुर हो गया, साथ में अहमदाबाद हो गया, ये तमाम प्रकार की सिटी, इंदौर हो गया, ये इंदौर भी नहीं, ये सिटीज क्या है? ये टीयर 2 सिटीज में आती हैं। टीयर 3 सिटीज में यदि आप देखो, ठीक, जैसे कि ये अपना यूपी के प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, ठीक, क्या टीयर 3 में हो? क्या बात कर रहे हो सर? देख लो गूगल में एक बार सर्च मारो, ये मेरे को अटैक दे दिया आपने।
क्या हो गया? पिट्टी पिट्टी करना है किसमें? टीयर 1 में है ना? कैसे है? बल्कि जैसे सर गुड़गांव की एक सड़क बहुत अच्छी है, दूसरी सड़क बिल्कुल ही बेकार है, हाँ 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 इसलिए बोल रहा हूं। हाँ, आप बताओ दिल्ली, गुड़गांव दिल्ली का पार्ट कैसे है? एनसीआर का है ना? हाँ, वेरी गुड, बस वेरी गुड मैम, वेरी गुड। एनसीआर का पार्ट है ना? एनसीआर में कितने जिले हैं? 24। कौन कौन से? नहीं, किस किस स्टेट की? अरे बताओ। हरियाणा के भी है कुछ। हाँ, और हरियाणा के भी हैं कुछ, मतलब आगे पीछे कुछ तो बोलो। अरे अरे बॉर्डरिंग एरिया कौन सा है? बताया तो है मैंने। अरे मैम बताया है मैंने, क्या होगा कि मैं बॉर्डरिंग एरिया। कुछ गैस तो करो। नहीं कर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी, है ना? याद आया? है याद आया? नहीं, पंजाब का कहाँ है यार? पंजाब नहीं, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, ठीक। पानीपत कहाँ आता है? हरियाणा में। सोनीपत हरियाणा में। ये पार्ट है एनसीआर के, ठीक है। इसी प्रकार से और क्या है अपना, जैसे अलवर को देखोगे तो ये एनसीआर का आधा पार्ट है, ठीक। गुड़गांव हरियाणा में आता है, यूपी में नोएडा आता है ना, गौतम बुद्ध नगर, ये पूरा पूरा एनसीआर का पार्ट है। बात समझिए? खैर आगे आते हैं। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, तो ये जो टीयर 2 सिटीज हैं ये अब डेवलप हो रही हैं, तो लोग अब टीयर 1 से टीयर 2 की ओर शिफ्ट हो रहे हैं कि भाई यहां पर हम अपना जो इंफ्रा है या फिर जो भी घर आ रहा है ये खरीदेंगे। प्रॉब्लम इज कि जो टीयर 3 सिटीज हैं और टीयर 2 सिटीज हैं, अब टीयर 2 सिटीज में याद रखो कि बहुत ज्यादा टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में बहुत ज्यादा अंतर देखने के लिए मिलेगा। टीयर 3 सिटीज मतलब कि लोग यहां से बाहर निकल रहे हैं, याद रखो। टीयर 1 से लोग टीयर 2 की ओर शिफ्ट हो रहे हैं और टीयर 3 में कोई आना नहीं चाहता है, ठीक। यानी कि ये आने वाले 20-25 साल बाद डेवलप्ड होंगी। ये हो सकता है और टाइम लग जाए, हो सकता है और टाइम लग जाए। ये बेसिकली यहां पर मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो है वो टीयर 3 सिटीज से मुझे लगता है, जैसे मेरा अभी होम टाउन में आप जाओगे, होम टाउन, ठीक है, तो टीयर 3 सिटीज में आता है। वहां के एयरपोर्ट पर जब आप जाओगे ना तो गिनती के जो एयरप्लेन है ये खड़े रहते हैं, ठीक है। जो हवाई जहाज है ये एक ही कंपनी है, वो है इंडिको, ठीक है। इंडिको की ये एयरलाइंस खड़ी रहेगी और कितने 15 या 20 बस। दिल्ली में जाओगे तो 100, 150, 200 ये एयरलाइंस यानी वो एयरप्लेन खड़े रहते हैं इंडिको के, ठीक है। वो अलग अलग एयरलाइंस के सब कुछ खड़े रहते हैं। अब तो 2 ही बची हैं बस, तो ये इंडिको और एयर इंडिया, ये 2 ही बची हैं। तो यही 2 मेनली चलती हैं, इंटरनेशनल नेशनल ये सब कुछ है। बात समझिए? तो बेसिकली टीयर 3 सिटीज में अब कोई भी एयरलाइन आना भी नहीं चाहती है, तो क्यों ये आए हम यहाँ पर और साथ में फ्यूल लगाएं, ना ही यहाँ के लोगों का इतना पॉकेट है कि भाई वो हमारी टिकट बाय कर पाएंगे, ना ही यदि मान लीजिए मेरी सिटी से आपको दिल्ली आना है तो वाया ट्रेन ज्यादा प्रेफर करेंगे लोग इन कंपैरेटिवली किसके, हवाई जहाज की, ठीक। वही प्रेफर करेंगे जिनका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। मुझे पता है कि भाई मेरे होम टाउन से यदि दिल्ली तक आने में 14 घंटे लग रहे हैं, कितने 14 घंटे, 13 से 14 घंटे लग रहे हैं, बट मेरे को तो ऑफिस में क्लास लेनी है ना, 14 घंटे यदि मैं ट्रैवल करूंगा और फिर मैं उसके बाद चंडीगढ़ आने के लिए 5 घंटे एक्स्ट्रा ट्रैवल करूंगा, बीच में 2 घंटे का हॉल्ट लूंगा, 24 घंटे तो मेरे को चंडीगढ़ पहुंचने में लग जाएंगे ना, उसके बाद मैं क्लास कैसे ले पाऊंगा, ठीक। तो फिर मुझे अपना पॉकेट इस प्रकार से फ्रेंडली होना पड़ेगा कि भाई मैं इसको बाय कर पाऊं। बात समझिए? क्या मैं वहां पर रहकर इतना पॉकेट फ्रेंडली हो पाऊंगा? नहीं, क्योंकि वहां पर अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज बाहर सर्च करूंगा। अब इसमें कंपनीज को यानी कि जो एयरलाइंस है उनको क्या मालूम चलेगा कि भाई यहां के लोग इतने पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। मैं जाऊंगा होम टाउन का साल में 1 या 2 बार, तो मेरा पॉकेट फ्रेंडली होना उनके लिए कोई फायदे का सौदा नहीं, क्यों? क्योंकि वहां का जो क्राइटेरिया है वो तो अलग तरीके का है ना। तो प्रॉब्लम इज कि एक्चुअली में उड़ान लाया गया, ठीक है। आपने बीच में सुना होगा 2017, 18, 20 के आसपास आपने ये सुना होगा कि भाई एयरलाइंस के जो फेयर्स हैं
ये एसी फर्स्ट क्लास के बराबर हो गए थे। सुना है किसी ने ये बात? सुनिए किसी ने? जिनकी उम्र बड़ी होगी वो ये बात जानते होंगे कि जो एसी फर्स्ट क्लास का फेयर था वो लगभग एयरलाइंस की इकोनॉमी क्लास के बराबर हो गया था। ठीक, बाद में ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बट यदि आज भी आप देखोगे तो ज्यादा बहुत एक्सपोनेंशियल डिफरेंस आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा जितना पहले मिलता था। ठीक है, ये क्यों लाई गई थी? ये लाई गई थी उड़ान स्कीम, यानी कि उड़ान स्कीम में क्या कहा गया था? उड़े देश का आम नागरिक, ये एक ए एक्स्ट्रा है, उड़े देश का आम नागरिक, इसमें ये कहा गया था। ठीक, कि भाई हम जो ये एयर फेयर्स हैं इनको इतना पॉकेट फ्रेंडली बना दें कि एक आम इंसान भी इनको क्या कर पाए? प्रेफर कर पाए, आम इंसान भी इसको बाय कर पाए और आम इंसान भी इसका फायदा उठा पाए। प्रॉब्लम ये थी कि भाई ये जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, इन एयरपोर्ट्स में आना ही नहीं चाहती थी एयरलाइंस। क्यों? क्योंकि बोलती है कि सर यदि मैं यहां पर आ भी गई, चलो मान लिया मैं यहां पर आई, ठीक, बट आने जाने में जितना फ्यूल लगेगा और जितना कॉस्ट लगेगा, जितना मेरा कैबिन क्रू का खर्च निकल के आएगा, उतना मुझे इनकम तो होनी चाहिए। ठीक है, इनकम ही नहीं हो रही है। पता है आपने मेरे से ये कहा कि भाई मेरी सिटी से आप दिल्ली तक के लिए फ्लाइट चला दीजिए। अरे मेरी सिटी से दिल्ली आने वाले लोगों की संख्या तो उतनी हो। ठीक है, तो कहा कि सर यदि मान लीजिए ऐसा है तो मगर इसका मतलब ये क्या कि कनेक्टिविटी ही ना दी जाए? दी जानी चाहिए। ये अब तो मेरी सिटी की हालत सुधर गई है, मतलब कि अब तो 100-150 यात्री पर फ्लाइट में यात्रा कर लेते हैं क्योंकि टाइम चेंज हुआ है। नहीं तो कोविड के पहले तो ये कंडीशन जो मैंने बताई ये बहुत एक्स्ट्रा लेवल पर थी, एनहांस लेवल पर थी। बात समझिए? तो इस बात को नोटिस करिएगा कि इस समस्या को दूर करने के लिए, यानी कि भाई कम से कम एयरलाइंस एयरपोर्ट में जाए तो वहां के लोगों को मालूम चले कि हाँ ठीक है यहां से आना जाना करते हैं, लोग तो देख के सीखते हैं। तो भारत सरकार ने निकाली उड़ान स्कीम और उड़ान स्कीम के तहत हर एक एयरलाइंस को देना चालू किया क्या? सब्सिडी, कि सर आप जाइए और हम आपको देंगे सब्सिडी। बात समझिए? सब्सिडी देंगे मतलब कि आपका एक बार में जितना खर्च आता है वो आप थोड़ा सा यात्री से निकाल लो और फिर उसके अलावा हम थोड़ी सी आपको सब्सिडी दे रहे हैं और ये सब्सिडी के तहत आप अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाओ। बात समझिए? बट ये सरकार दे रही है सब्सिडी, और सरकार यदि सब्सिडी दे रही है तो बताओ इसमें डिले ही तो होता है। ये डिले को देखते हुए एक्चुअली में जितने भी रूट चालू किए गए उनमें से अप्रोक्सीमेटली आधे यानी कि लगभग 663 रूट्स चालू किए गए थे कि आप जाएं टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में और वहां पर कनेक्टिविटी बनाएं और हमसे ये सब्सिडी ले लें। उनमें से अप्रोक्सीमेटली 327 जो रूट्स हैं ये बंद कर दिए गए। यानी कि लगभग यदि आप देखोगे तो इसमें से 7 से, यानी कि यदि 100 रूट थे तो इसमें से 7 से 10%, कितने? 7 से 10% जो रूट थे यही टिकाऊ थे, इसके अलावा और नहीं थी। यानी कि वेरिएबल इतना निकल के आया। तो सरकार ने कहा कि भाई ये जो हम सब्सिडी दे रहे हैं ये हमने 3 साल तक के लिए दी थी और 3 साल तक के लिए इसको देना था, बट अभी भी जो रिजल्ट देखा गया था उड़ान स्कीम का या फिर जो रिजल्ट एक्सपेक्ट किया गया था वो रिजल्ट अभी तक हमको मिला नहीं है। और इसीलिए अब हम इस सब्सिडी को आगे बढ़ाते हैं और इसको करते हैं 5 साल, यानी कि अब ये जो सब्सिडी दी जा रही थी हम इसको 5 साल तक के लिए देंगे, यानी कि 2 साल एक्सटेंड करेंगे, जिससे क्या हो सके कि भाई जो उड़ान स्कीम है इसका जो एजेंडा था, इसका जो बेस पॉइंट था ये क्लियर हो सके। बात समझिए? तो ये उड़ान स्कीम चर्चा में है और उड़ान स्कीम में अभी हाल फिलहाल में जो सब्सिडी बढ़ाए जाने की बात चल रही थी वो चल रही थी, अभी ये बढ़ाई जा चुकी है। यानी कि इंटरेस्टिंगली जब मैंने ये करंट अफेयर ट्यूसडे को प्रिपेयर किया था तो मैं उड़ान स्कीम के बारे में पढ़ रहा था, कल एक न्यूज आ गई और कल ये पूरी सक्सेस हो गई, यानी कि इसमें 2 साल के लिए और इसको एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, तो ये कल की एक न्यूज है कि इसको 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है ताकि ये जो उड़ान स्कीम है इसका जो एजेंडा है इसको फुलफिल किया जा सके। इसमें यदि टोटल एक्सपेंडिचर आपको लिखना हो तो लगभग 28,840 करोड़ रुपए का इसमें खर्च आने वाला है, जिसमें से सब्सिडी के लिए हमने कितना, यानी बजट में हमने इतना एलोकेट किया है, मतलब कि बजट में 28,840 करोड़ हमने एलोकेट किए हैं और सब्सिडी के लिए हमने एलोकेट किए हैं 10,043 है ना, 10,043 करोड़ रुपीस।
कॉपी उठाओ, कॉपी उठाइए, अरे उठाइए। हाँ कहाँ लिखा है? हाँ वो इस मैंने जो अमाउंट बताया। और लिखना है और ज़्यादा पेज हो जाएगा। देखो यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ महोदया महोदय, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, है ना, नाम नहीं ले रहा। 10,043 बोला मैंने, ठीक है। हिंदी इतनी कमजोर है। और 10,043 ये है करेक्ट। लोगों ने क्या लिखा है? 10,043, 10,043। एक तो ये लिखा है, एक तो ये लिखा है, ये दो लोगों ने लिखा है, ठीक, समझ गए हो? समझ गया ना किस किस ने? और देखो ये कम महान है, इनसे भी एक एक्स्ट्रा है, ठीक है, यानी 1 लेवल अपग्रेडेड मॉडल है ये। भगवान जब इनको बना रहे थे तो एआई चिप से ऊपर जाकर इनको बनाया। वो क्या है? वो है ये मॉडल। इसमें 43 कहां है, 43 कहां है, मुझे ये बताओ। जितना बजट एलोकेट नहीं किया गया। अच्छा सर मैं रेट लिखा गलती से, वो जब आप आए थे मैं नीचे देख रहा था, से ठीक लिखा था पहले, वो नीचे की लिखा था। तो अभी क्या लिखा है? देखो पहले ये पहले लिखा था, इसको नीचे लिखा था, 8 आ गया गलती से ऐसे। अच्छा कोई बात नहीं, ये देखो, ऊपर लिखा था सही। कोई बात नहीं, जिम में 2 राउंड जाने मार लेना। और नहीं तो क्या, जिम में 2 राउंड जाने मार लेना। 10,043, 10,043, 10,043 और 143 में कोई डिफरेंस नहीं बता। बोल मत देना कि मैंने, यानी हिंदी में आपको हिंदी की गिनती आती है? आती है? आती है? 91, 91 में क्या बड़ा होता है? है ना? देखो 51 होता है 91। फिफ्टी वन होता है, इन्होंने यही बोला 51 होता है 91। क्या बाट त्रेट में क्या बड़ा होता है? हिंदी की गिनती याद करके आना अगले सैटरडे तक, ठीक है? 62, 63 चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हटाओ। आप सुनिएगा मेरी बात। ये असल में वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में यदि आप देखोगे, प्रेजेंट टाइम मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रेजेंट टाइम में भी डिस्कशन में है। बीते हुए बहुत लंबे समय से, यानी कि लगभग इसको 8-9 महीने हो चुके हैं जब से ये डिस्कशन में है। अभी होता क्या है, मैंने ये बात शायद पहले ही बताई थी। होता क्या है कि भाई आपने यूपीएससी क्वालिफाई किया, यूपीएस कर लिया, वेरी गुड। तो यहां पर याद रखो कि आपने यूपीएससी क्वालिफाई किया, यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद आप बने आईएएस आईपीएस ऑफिसर। आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद जब आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर आपको किसी एक डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाता है। जस्ट सपोज कि भाई आपको डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया कहां पर? एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट का क्रियान्वयन कैसे होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होने चाहिए, क्या आपको ये ग्राउंड रियलिटी पता है? नहीं पता। और इसीलिए यदि आप देखोगे तो इसका डिसएडवांटेज देखने के लिए मिलता है। होता यह है कि कई बार आपने ये मूवीज वगैरह में देखा होगा, या फिर कई बार आपने कई आईएएस आईपीएस अधिकारियों को सीएपीएफ और साथ में अलग अलग जैसे आर्मी वाली जो ड्रेस होती है ये लगाए हुए भी देखा होगा। ठीक, इसमें क्या कहा जाता है कि भाई मैं आईपीएस ऑफिसर हूं, बट मुझे एक्चुअली में इस डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया, या फिर सीएपीएफ का जो मुझे कमांड है ये सौंपी गई है। बात समझिए, ये क्या कहलाती है, यानी कि भाई मेरी पोस्टिंग वहां पर हुई है, सिंपल सी बात है। अब ये जो सीएपीएफ में होता है, सीए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीएपीएफ, कोई बताएगा? हाँ, सेंट्रल आर्म प्रोटेक्शन फोर्स, पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस नहीं। मेरे को
थोड़ा सा पानी है चुल्लू भर। पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, एक सेकंड याद रखिए, एक सेकंड रुकिएगा यार। क्या जी, क्या अच्छा, एक बंद कर दो। इतनी ठंड लगे ये अपना सिर्फ बिजली खपत कर रहे हैं, फैक्ट्री की बिजली खपत कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, ना तो एसी चल रहा है ना कर रहे हैं। मत बोला करो ऐसी बातें, चुप रहो। और नहीं तो ज्यादा एसी ये सुनिए, हाँ चलो हो गया, ठीक है ठीक है। लखा जी आप गुस्सा मत हुआ करो छोटी छोटी बात में, ठीक है। ये बर्बादी है, अभी खाम खास की तो कोई जांच कर ले। हाँ तो सुनिएगा कि बेसिकली ये जो सीएपीएफ होता है, ये एक बिल यहां पर लाया गया है, कहां, पार्लियामेंट में। इस पर बहस ये चल रही है कि सर ये जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, इसका हेड कौन होता है? एक आईपीएस अधिकारी। अरे आईपीएस अधिकारी का काम क्या है? ठीक है, पॉलिटी और गवर्नेंस में पढ़ा है ना, जुडिशरी एग्जीक्यूशन में आपने पढ़ा है। तो यहां पर एक्चुअली में आईपीएस अधिकारी का क्या काम है? उसका काम है कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस का एग्जीक्यूशन करना। ठीक है, आप क्या करवा रहे हो? आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में उसकी कंट्रोलिंग दे रहे हो। दैट मींस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कैसे काम करेगी? ये तो सेना का पार्ट है ना। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स हो, बीएसएफ हो, ये सीएपीएफ हो, सीआरपीएफ, ये तो सेना का पार्ट है ना। इट इज अ पार्ट ऑफ आर्मी। ये आर्मी नहीं है ये, पर सेना का पार्ट तो है ये, ठीक है, छोटे लेवल का। इसी प्रकार से जैसे पुलिस सेना का पार्ट नहीं है, पुलिस अपना एक अलग डिपार्टमेंट है, पर ये तो सेना का डिपार्टमेंट है ना। तो इसमें ये कहा गया है कि भाई साहब सीएपीएफ बिल है, सीएपीएफ बिल में बोला गया है कि यहां पर सीआरपीएफ के जो अधिकारी होते हैं, सॉरी सीएपीएफ के जो अधिकारी होते हैं, ठीक है, इनका जो हेड है ये आईपीएस ऑफिसर है। ये आईपीएस ऑफिसर नहीं होना चाहिए। इन्हीं में से सीनियरिटी के बेस पर किसी को निकाला जाए और ये इनकी लीडिंग करे, जैसा पुलिस डिपार्टमेंट में होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है? पुलिस डिपार्टमेंट का ही कोई व्यक्ति होता है। तो वैसे ही इनका भी हेड कौन होना चाहिए? इन्हीं के डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति होना चाहिए, ताकि डीलिंग अच्छे से हो, ताकि हम अपने जो इंटरेस्ट हैं ये अच्छे से रख पाए। क्योंकि अभी होता ये है कि भाई सीएपीएफ का कोई व्यक्ति इनके पास जाता है और बोलता है कि सर ये प्रॉब्लम है, तो कहा जाता है कि अरे यार ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि मुझे तो ऐसी समस्या देखने में आ ही नहीं रही है। तो रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है वो सीनियर को मालूम ही नहीं है। वो ओनली पेपर वर्क करने पर ध्यान दे रहा है, ओनली पेपर वर्क, यानी कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो पेपर पर हैं, पर ग्राउंड रियलिटी कैसी है ये पता नहीं है। और इसीलिए कहा जा रहा है सीएपीएफ बिल में कि सर ये जो आईपीएस अधिकारी को आप इसका हेड बनाते हैं, ये नहीं होना चाहिए, इसको कैंसिल करके किसी सीएपीएफ के अधिकारी को या तो आप डायरेक्ट भर्ती कर लो, और नहीं तो सीनियरिटी के बेस पर प्रमोशन लेकर आप उसको हेड बनाइए। बात समझिए, इसको लेकर विवाद चल रहा है। ये मैंने बताया इसलिए क्योंकि चर्चा में है, पार्लियामेंट में डिस्प्यूट चल रहा है, या सॉरी पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा है, डिस्प्यूट नहीं, डिस्कशन चल रहा है, ये बहस चल रही है। अपोजिशन का अपना अलग कहना है, रूलिंग पार्टी का अपना अलग कहना है। जब ये आ जाएगा तो इसके बारे में याद रखना, बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये याद रखो कि इस पर कोई सीएपीएफ बिल कुछ है और पार्लियामेंट में ये डिस्कस किया जा रहा है। बात समझिए, यहां पर करंट अफेयर का जो प्रोग्राम है ये समाप्त होता है। अब 10 मिनट रुको, मैं कुछ और बातें आपको बताता हूं, और ऑनलाइन वालों के लिए सेशन यहां पर समाप्त हुआ। बाकी ऐसे जो सेशन है ये आपके एवरी संडे कंडक्ट होते हैं, और एवरी मॉर्निंग 9 o'clock पर आपका जो दा इंदुआ सेशन है ये कंडक्ट किया जाता है। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सेम टेलीग्राम चैनल और सेम जो यूट्यूब चैनल है इसके माध्यम से। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।